बच्चों वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है। चलो आज मैंने बोला था रोलिंग फ्रिक्शन से शुरू करने को ना, क्यों भाई? क्लास करी थी पिछली वाली? क्लास करी थी पिछली वाली, क्यों है? देखो फ्रिक्शन नॉर्मली आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है ना? कि जैसे हम किसी बॉडी को स्लाइड कराने वाले होते हैं, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही तो हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शन लग रहा है, सीधी सी बात है। या यूं कह लो कि बॉडी स्लाइड कर रही है, हमने उसको मतलब किसी फोर्स को लगा के उसको छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद चलेगी, फिर क्या होगा? रुक जाएगी, तब हम कह सकते हैं भाई सरफेस से फ्रिक्शन है। पहले टाइप वाले का नाम आप लोग कौन सा देते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रही थी उसमें। दूसरे वाले का नाम क्या दोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रबिंग करके बॉडी को रोक देता है। एक तीसरे टाइप का फ्रिक्शन और आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। पहली बात ये होता क्या है, स्टैटिक होता है या काइनेटिक का एग्जाम्पल है? तो कुछ छोटी छोटी सी बातें इसके लिए आप ध्यान कर लो। इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक इन नेचर। तो रोलिंग फ्रिक्शन की पहली बात आई, इट इज स्टैटिक इन नेचर। अच्छा दूसरा पॉइंट सुनो, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो 100% वेरिएबल फोर्स होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया था कि जब तक बॉडी चलेगी नहीं तब तक ये फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर रहता है ना। ये फ्रिक्शन था, मान लो आपने यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया फोर्स, बॉडी नहीं चल रही है तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी 5 न्यूटन कहते थे। 7 न्यूटन लगा तो ये भी 7 न्यूटन हो जाता था। बट क्या होता था, एक लिमिट तक हो जाता था ये काम, एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ पाता था। और वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती थी? म्यू इंटू mg। तो कहने का क्या मतलब है, जिस स्टैटिक फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हो इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ना। तो यहां पे भी बात क्या आई, एक तो स्टैटिक नेचर आ गया, स्टैटिक होने की वजह से सेल्फ एडजस्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसका? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब तीसरा सुनना, नॉर्मली हम लोग ये बात बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट ये रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो रहा है क्योंकि देखिए अगर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या आप बोल रहे हो कि इट इज स्टैटिक इन नेचर तो इसका मतलब ये कोई वर्क नहीं करेगा। अगर हम ग्राउंड पे रोलिंग फ्रिक्शन को यूज करा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है, अब इस बात पे आई। अभी मैंने क्या बोला कि ये वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, यानी इस फ्रिक्शन की वजह से किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से किसी भी तरह का आप एनर्जी लॉस नहीं लोगे। क्यों नहीं लेते अब मैं आपको बताता हूं। और मतलब बेसिक रीजन अगर इसका आपको जानना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि ये रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली लगता ही कब है। क्या हर बार रोलिंग होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा? आंसर है नहीं। मतलब मैं आपको समझाने क्या वाला हूं कि व्हाई दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी वजह से एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझाने के पहले आपको मैं समझा रहा हूं कि ये लगेगा कब। अगर आप इस पे चले गए कि लगेगा कब तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ ये कंजर्वेटिव ही होगा। मुद्दा इस बात का है, समझ में आई बात? देखो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लगेगा किसी रोलिंग बॉडी पे तो ये जरूरी नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है किसी भी बॉडी में जब उसका रोलिंग मोशन डिस्टरबेंस के कंडीशन में आता है। कोई बॉडी रोल कर रही है और यूनिवर्स का कोई भी दूसरा फोर्स उसके रोलिंग को अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी भी तरह से तो हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो, नो नीड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोई बॉडी रोल कर रही है, यूनिवर्स का कोई एक दूसरा फोर्स आया उसके रोलिंग को डिस्टर्ब करने लगा। अब जब रोलिंग डिस्टर्ब होगा ना तो रोलिंग को वापस मेंटेन कराने के लिए ये रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और ये भी जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि भाई अगर बॉडी आगे जा रही है
मान लीजिए ये v से आगे जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि Fk जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बॉडी का वो पीछे लग रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन के साथ ये भी बाउंडेशन नहीं है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर आगे जा रही है किसी v0, अगर इसका vcm मैं बोल देता हूं v0 के बराबर है और ये अंडर रोलिंग है, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रोलिंग फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा या ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आगे ही लगेगा। मैंने क्या बोला? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हो सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन आगे लग जाए या हो सकता है वो पीछे लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, या हो सकता है ना भी लगे। नहीं लगेगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कोई भी दूसरा फोर्स इस रोलिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपको नहीं पुरानी पिक्चर जैसे होती थी वो 70-80s के बीच में जितनी बनती थी, हीरोइन जा रही है, गुंडे आए उसको परेशान करने लगे, हीरो कूदा मार पीट के भगा दिया, उसका हीरो अपने घर हीरोइन अपने घर, है ना? यही होता था नॉर्मली, यही यहाँ भी होता है। हीरोइन मीन्स व्हाट? हीरोइन मीन्स हो गया तुम्हारा रोलिंग, ठीक है, और जो गुंडे बदमाश आते हैं ना वो रोलिंग को डिस्टर्ब करने के लिए आए, ठीक। हीरो मीन्स कौन आया भाई? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। तो रोलिंग फ्रिक्शन आया, सारी बदमाशी दूर करी, उसके बाद एक बार उसने देख लिया कि रोलिंग मेंटेन हो गई, उसके बाद वो घर चला जाएगा। मतलब यहां कोई फोर्स आया, रोलिंग को डिस्टर्ब करने लगा, रोलिंग को डिस्टर्ब करने से रोलिंग को बचाने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन आया, और एक बार उसने देख लिया कि डिस्टर्बिंग कॉस्ट चला गया, अब कोई ऐसा फोर्स नहीं जो रोलिंग को डिस्टर्ब करेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन फिर जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई? तो ये एक नीड है रोलिंग को मेंटेन कराने के लिए, ये एक रिक्वायरमेंट है रोलिंग को मेंटेन कराने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल ये आया कि सर आपने, ठीक है ये बात समझ में आ गई कि भाई जब रोलिंग हो रही होगी तो कोई कॉज रोलिंग को जब डिस्टर्ब करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, ये बात सर हम पूरी तरह से समझ गए। लेकिन सर इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर, और दूसरा आपने ये भी कहा था कि ये कंजर्वेटिव होता है, इसकी वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ये भी तो मैंने बोला था ना आपसे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए अगर रोलिंग हो रही होगी ना तो एक बात बिल्कुल सेट है, वो ये कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट आप देखते हो ये कैसा होगा? रेस्ट पे, और रेस्ट वाले पॉइंट पे ही फ्रिक्शन लग रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय शिफ्टिंग। बात मेरी समझे आप? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या, या वर्क डन बाय कोई भी फोर्स क्या होता है? फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसकी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब वर्क डन बाय रोलिंग फ्रिक्शन कितना लिखोगे? 0। और जब ये वर्क ही नहीं कर रहा तो किसी तरह का लॉस या फिर गेन नहीं करेगा। जब ये वर्क ही नहीं कर रहा है तो किसी तरह का लॉस या गेन एनर्जी में करेगा ही नहीं। समझ गए ना मेरी बात? दैट्स वाई दिस इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन के परिवार का, लेकिन जैसे रावण के परिवार में विभीषण हो गया था ना, वैसे ही ये है। तो फ्रिक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करेगा ये, और जब ये प्रेजेंट ही कब होगा? जब इसकी जरूरत होगी रोलिंग को बचाने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं, आएगा ही नहीं। मतलब आपको एक मैं बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूं, किसी रफ सरफेस पे, रफ जैसे ये ग्राउंड है हमारी, आप किसी सिलेंडर को इस तरह से मोशन दीजिए कि उसमें ओमेगा और वी दोनों मेंटेन हो जाए, और कंडीशन तुम मेंटेन करा दो v इज इक्वल टू आर ओमेगा की, कभी रफनेस, मतलब रफनेस होने के बावजूद कभी फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो देख लेगा रोलिंग तो पहले से मेंटेन है, मेरी क्या जरूरत है। लेकिन जब तुमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं दिया, वहां रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन नहीं, वहां फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा ताकि रोलिंग हो सके, ठीक है ना? वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। देखो अंतर समझा रहा हूं आपको रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक में। ये पहले से रोल हो रही थी बॉडी, और जब इसकी रोलिंग में डिस्टरबेंस आया तब हमने बोला कि रोलिंग फ्रिक्शन प्रेजेंट हो गया, ठीक। लेकिन अगर कोई बॉडी में तुमने ये दिया कि ये है, ये तुमने VCM इज इक्वल टू V0 कर दिया ऐसे, ठीक। अब क्या हुआ? अब इस वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी है? V0, यानी कि ये वाला पॉइंट राइट साइड स्किड कर रहा है, तो इस स्किड की वजह से यहां पीछे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये रोलिंग नहीं कहलाएगा। इस काइनेटिक, मैंने आपको एक बार ये कैलकुलेशन कराया था, अगर आपको याद हो, मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट कराया था कि कितनी देर के बाद रोलिंग होने लगेगी, याद है?
मैंने वो टाइम ही कैलकुलेट करा दिया था, बट दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ रोलिंग हो नहीं रही थी। हाँ, एक बार रोलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर रोलिंग को कोई डिस्टर्ब करेगा तब रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। अंतर समझ में आया? ये रोलिंग को कराने के लिए है, और जो पुराना वाला था दिस वन, ये रोलिंग को मेंटेन कराने के लिए। दोनों में अंतर है। यहां रोलिंग आप पहले से लोगे, इसीलिए ये कंजर्वेटिव होता है, समझ गए ना। और यहां रोलिंग पहले से नहीं लिया है हमने, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहां स्लिपिंग हो रही थी, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, एनर्जी को लॉस करेगा। आपको याद होगा मैंने जब यहां पे रोलिंग करवाया था तो मैंने आपसे लॉस ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट कराया था। क्यों कराया था? बिकॉज दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए ना मेरी। और लॉस ऑफ एनर्जी क्या निकाला था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था अगर लॉस ऑफ एनर्जी मैं डेल्टा ई लिखता हूं तो दिस इज इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी ना। फाइनली मान लो कि जब ये रोल होने लगा तो इसके पास कोई v डैश की वेलोसिटी थी और इसके पास कोई ओमेगा भी आ जाएगा, और कंडीशन हम लोग लिखते थे v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा का ना, इसको ओमेगा डैश बोल देता हूँ, डैश डैश बाई वन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई सी एम ओमेगा डैश स्क्वायर, तब ये निकाला था। ये इसी की वजह से लॉस आया था, इस वाले फ्रिक्शन की वजह से। बट अगर रोलिंग कहीं से आप मेंटेन करा रहे हो तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बात समझ गए मेरी? क्लियर है? क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का? ब्लर हो रहा है सर, हम भी इसी यूनिवर्स में। हाँ यार, जब सामने मेरे लोग होते तो मैं तुम लोग को नहीं देख पाता हूँ। खैर, बात आपके समझ में आ गई? हाँ बोलो। हाँ कर रही। एक मिनट, बॉडी रोल कर रही, अब रिवर्स होके फिर से प्ले हो। अरे मतलब हाँ, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, रोलिंग फोर्स उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको नेगलेक्ट कर रहा है, तो परमानेंट बना रहेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस रोलिंग को डिस्टर्ब करते रहेंगे तब तक रोलिंग फ्रिक्शन बना रहेगा। तो रोलिंग हमेशा होती रहेगी। तो ठीक नहीं होता, बॉडी रोलिंग में है तो हमेशा रोलिंग करती रहेगी। अगर आइडियल सिस्टम मान लिया आपने, आपको मैं बताऊं रोलिंग फ्रिक्शन लगता क्यों? देखो ये कहानी तो मैंने आपको बताई कि ठीक है, कि मतलब आप सोच लो कि भाई हाँ रोलिंग इज अ हीरोइन, रोलिंग फ्रिक्शन इज हीरो, लेकिन यार प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इस बात की क्या ग्रेविटी है? ये तो मैंने बोला, एक कहानी तुमको सुना दी। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इस चीज की क्या है, मतलब क्या वैल्यू है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन बना कि वो मतलब रोलिंग को जब डिस्टर्ब करोगे तो ही वो आ रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी बॉडी को रोल कराते हो ना तो इसका शेप थोड़ा मतलब डिसऑर्डर्ड हो जाता है। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताता हूँ। तुम इधर आओ और जरा ये मॉनिटरिंग करो। बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लर हो रहा है, देखो लिखा भी हुआ है, बच्चों के कमेंट पढ़िए। आप अपने फोन से क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है, ईयरफोन लगाइए और क्लास अटेंड करिए यहाँ बैठ के, क्योंकि अब मैं इधर भी देखूंगा, मैं इधर भी देखूंगा, तो मैं इधर ही उधर देखता रहूं, पढ़ाऊंगा कब? काम क्या कर रहे थे तुम ऊपर? इन्वर्टर फिट हो रहा है ना, लाइट चली जाती है तो पूरा सेटअप बंद हो जाता है। कोई नहीं, ऊपर गौरव है ना, वो कर लेंगे, ठीक है। ये लो पानी पियो। आजकल वैसे बेटा हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत हो रही हैं। हाँ जी, खैर बात इतनी समझ में आती है आपको, है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि ये पिक्चर में आ जाता है जब भी रोलिंग डिस्टर्ब होती है। देखो उसका एक रीजन होता है। जैसे आप ट्रक में ये चीज आपको बेहतर फील होगी, जैसे कोई ट्रक चलता है तो आप देखिएगा उसका टायर नीचे से थोड़ा फ्लैट हो जाता है ना, वो उसके वेट की वजह से होता है। वो जो फ्लैट जोन होता है ना, एक्चुअली अगर वो फ्लैट ना हो, आइडियल स्ट्रक्चर ले लो, तो रोलिंग फ्रिक्शन की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। वो फ्लैट हुआ तब जाके रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है। और अगर उस केस में आप नॉर्मल बनाओगे ना, तो वो नॉर्मल पता है कैसा होता है, आपको दिखाऊं, बड़ी बेहतरीन चीज हो जाती है ये। मान लो इस तरह का ये टायर हो गया ट्रक का, ठीक, तो ये नॉर्मल ऐसा कभी नहीं जाता, नॉर्मल शिफ्ट होके आगे चला जाता है। दिस वन आगे रहता है नॉर्मल, जो कि रोलिंग को अपोज करता है। और इसी का सारा इफेक्ट मिला जुला के हम लोग यहां फ्रिक्शन के फॉर्म में डील करते हैं। मतलब एक अपनी थ्योरी, रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब बॉडी रोल करे तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस बात का? कॉन्टैक्ट सरफेस, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो तो रेस्ट पे ही होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस बात का?
तभी तो एक नाम ही उसको अलग कर दिया रोलिंग। और उसका कॉज ये डिसऑर्डरनेस है, इसके जो शेप का डिसऑर्डरनेस देख रहे हो, ये कॉज है, नॉर्मल को आगे शिफ्ट कर देता है। और एक्चुअली ये नॉर्मल हमारे रियल लाइफ में रोलिंग को डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। तो ये सारा इफेक्ट मिला जुला के हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, और कोई रीजन नहीं होता। रोलिंग फ्रिक्शन कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होती है? म्यूएन ले सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह, काफी सारी सिमेट्रीज उसमें मिलाई है, ठीक है। हालांकि इस पे ना जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा बहुत चीजें पता रहती हैं, तो कभी आपसे कोई आर्गुमेंट करेगा तो आप समझा पाओगे। तुम फिलहाल अपनी दुनिया में रहो, तुम ये इसके क्लासिकल फिजिक्स के बाहर मत आओ, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। तो बात अभी तक मैंने क्या बोली आपसे, बात अभी तक मैंने बोली कि इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ फोर्स मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन के रूल्स फॉलो करता है, मतलब वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गया। दूसरा जो पॉइंट अभी यहाँ लिखा नहीं है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स डेल्टा के बाय रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया था कि बनेगा ही तब जब होती हुई रोलिंग को कोई डिस्टर्ब करेगा। रोलिंग पहले से हो रही है और उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ये फोर्स पिक्चर में आता है, ठीक है ना। अभी तक खाली आपको इतना बताया। तो अब जाता हूं मैं इसके थोड़े से एप्लीकेशन के ऊपर, और कुछ काम करके दिखाऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेगुलर बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बीटा mr स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। देखिए कितना बढ़िया एक एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बॉडी आती है, और जनरल बॉडी ले रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि इट इज अ रिंग, डिस्क और सिलेंडर, कुछ नहीं। मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीटा mr स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी जो कांस्टेंट है ना उसको बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। और क्या किया कि यहां सेंटर पे एक फोर्स लगाने लगा मैं, ये सरफेस की रफनेस आप मान लेना कि स्लिपिंग नहीं हो रही फिलहाल, अभी आप सफिशिएंट रफ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया। अभी फोर्स लगाया तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट आगे की तरफ स्लिप करने वाला होगा, जिसकी वजह से स्लिप ना हो, रोलिंग शुरू हो जाए, मेंटेन हो जाए रोलिंग। इसकी वजह से यहाँ पे एक हमने फ्रिक्शन का फोर्स लगा दिया, ठीक। अभी इसको कैलकुलेट करो कि भाई कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, फ्रिक्शन कितना हो सकता है, ये सारी बातें। दो तरह की इक्वेशन पे आप डील करोगे यहाँ पे। पहली इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। बच्चों अब आपको वीडियो सही दिख रहा है, तुम इसका कोई इलाज करोगे? तो F माइनस एफ आर, पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू, सपोज मास ऑफ द बॉडी इज m एंड रेडियस इज r, तो आप लिखोगे m इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या हो जाएगा, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो गया। तो F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए नॉट। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं रोलिंग यहाँ मानता हूं कि हाँ भाई ये अंडर रोलिंग कंडीशन है, तो यहीं पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डील करोगे, जिसको आप लिखोगे दिस इज ए नॉट बाय आर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसी की तुम रोटेशनल इक्वेशन अगर बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, इसकी वजह से टॉर्क मिला तुमको, विद रिस्पेक्ट टू CM डील करोगे, फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा, इसी की वजह से मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू बीटा mr स्क्वायर अल्फा, ये लिखेंगे आप। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की इक्वेशन है ये, ठीक है। अभी अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो भाई, यहां लिखा हुआ है ए नॉट बाय आर, तो ये तुम्हारा बन जाएगा एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू बीटा mr स्क्वायर ए नॉट बाय आर। देखो आर ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक, तो ये तुम्हारा बना एफ आर इज इक्वल टू बीटा m इंटू ए नॉट, ये बना। तो दो इक्वेशंस आ गई तुम्हारे पास, एक ये आ गई और एक यहां पे तुमने डील करी। पुट द वैल्यू ऑफ एफ आर, क्या करोगे भाई, एफ आर मान लो सॉल्व करना है सपोज हमको, या ए नॉट सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे एफ माइनस बीटा एम ए नॉट इज इक्वल टू, यार उसकी आवाज बंद नहीं हो सकती है,
क्लियर आ रहा है सर को नेटवर्क। बेटा अभी वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यार नेटवर्क प्रॉब्लम किसी एक की होगी, सबकी थोड़ी ना होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम अगर होती ना बेटा तो किसी एक की होगी। हाँ देखो लोग मुझे भेज रहे हैं रिस्पॉन्स। यार मुझे तो सही दिख रहा है। सर होता ना बच्चे कमरे में बैठे रहते कभी कभी नेटवर्क नहीं होता ना तो ब्लर दिखने लगती है। बच्चों ठीक है, रिपीट मैं थोड़ा कर दूंगा बट यार मुझे तो सही दिख रहा है। अच्छा अब सही हो गया है, अब सही हो गया है। वो होता है नेटवर्क ऊपर भी चेक हो रहा है ना। सुनो तुम इसको ना ऑन रखना, हम बार बार बुलवाएंगे नहीं तुमको। हो गई आपके वजह में बाहर आऊंगा। हाँ तुम बाहर बैठो। मैंने यहाँ पे ये समझाया कि हमारे पास में कोई एक जनरल बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीटा एम आर स्क्वायर है। कोई कॉमन बॉडी ली है मैंने, कांस्टेंट बीटा यूज कर दिया है। इसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने एफ का एक फोर्स लगाया था, आर का रेडियस है इसका, और इस एफ की वजह से मैंने बोला कि ए नॉट का एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को मिलेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन पीछे चला जाएगा। तो पहली इक्वेशन मैंने ट्रांसलेटरी मोशन की बनाई, एफ राइट साइड माइनस फ्रिक्शन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू एम ए नॉट। पहली इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा टॉर्क इक्वेशन बनाई जो रोलिंग वाली रोटेशन वाली इक्वेशन होती थी, दिस इज एफ आर मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको सॉल्व किया उठा के, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारी बनी, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया तुम्हारा, मतलब इक्वेशन 1 में मैंने एफ आर की वैल्यू डाल दी और दिस इज एफ माइनस बीटा एम ए नॉट इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो ये तुम्हारा चला जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ अपॉन, ये पूरा पूरा चला जाएगा f इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू एम ए नॉट। तो ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन एम 1 प्लस बीटा। एक रिलेशन तो देखो ये आया। अब अगर इसकी वैल्यू आप यहां फ्रिक्शन में रख देते हो ये, तो यहां से तुम पाओगे एफ आर इज इक्वल टू, m से m कट जाएगा, दिस इज बीटा f अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आता है रिलेशन। बीटा क्या है, बॉडी पे जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांस्टेंट लेते हो ये हो जाएगा बीटा। जैसे रिंग है तो आप बीटा क्या लिख सकते हो 1, आप डिस्क ले लो, बीटा कितना हो जाएगा 1/2। मतलब ये जनरल एक फॉर्मूला मैंने तुमको दिया है। अच्छा यहीं पे अभी एक चीज़ और भी निकालता हूँ, एक चीज़ यहीं पे और भी निकालता हूँ। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया, सब कुछ सही चल रहा है, तो उधर तुम सबको कैसे ब्लर हो रहा है यार? ऐसा मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे ये चीज़, पॉसिबल कैसे है? इतना नाटक जल्दी होता नहीं है यार। हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है, हद है, अभी क्लियर नहीं है। मैंने बोला था आ जाओ, आज ऑफलाइन कर लो क्लास, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो? मैंने तो कहा था, हालांकि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है, लेकिन गुरु की बात ना मानने का परिणाम देख रहे हैं आप। पढ़ने में आ रहा है। देखो अगर आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ने में आ रहा है, हाँ पढ़ने में तो आ ही रहा है यार, ठीक है तो पढ़ो चुपचाप, ऐसा है, ठीक है, नाटक ना करो। अब लोकेशन तुमको क्या बता दे, जब तक तुम आओगे आधी ज़्यादा क्लास निकल चुकी होगी। हाँ जी, एफ आर इज इक्वल टू बीटा एफ अपॉन 1 प्लस बीटा है, ठीक, यहां तक मैं लेकर आ गया था। एक कंडीशन दे रहा हूं कि ये एफ कितना होना चाहिए ताकि ये रोलिंग पॉसिबल हो। देखो होता क्या है,
आप F0 लगाओगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप थोड़ा सा बढ़ा लोगे इधर कुछ सिस्टम चलने लगेगा। आप एक ऐसा नहीं होगा कि आप इसको बढ़ाते 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 एक रेंज तक ही रोलिंग पॉसिबल करा सकते हो। अरे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ इसका एग्जाम्पल, पूल टेबल खेला है कभी आप लोगों ने? अबे देखा तो होगा, है ना, वो बॉल रखे रहती है, टेबल होती है, उसमें ऐसे डंडे लिए रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं ना, तो उसमें जब खट से मारते हैं तो कभी कभार तो रोलिंग करते हुए बॉल जाती है, लेकिन जब एक ज़रूरत से ज़्यादा तेज मारोगे तो बॉल पहले स्किड करती है, उसके बाद रोल होता है। कभी देखा आपने ये? ठीक है ना, तो बॉल स्किड करती है पहले। इसका मतलब ये फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो रोलिंग तक, मतलब जो जिस तक रोलिंग मेंटेन रह सकती है। उससे बड़ा फोर्स लगा दोगे तो हो सकता है रोलिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो देखिए, मैंने इसके बारे में एक बात आपको समझाई थी। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्रिक्शन की फैमिली से। फ्रिक्शन की फैमिली में भी कौन सा पार्ट ऑफ फ्रिक्शन से बिलोंग करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन से बिलोंग करेगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन हो जाएगी, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो एन की वैल्यू तुम mg लिख सकते हो, है ना भाई। तो यहाँ पे मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f के लिए अगर तुमसे बात करूं, मैं fr इज इक्वल टू बीटा एफ अपॉन 1 प्लस बीटा से शुरू कर रहा हूं अगले पेज से। तो fr इज इक्वल टू बीटा एफ डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ये अपन लोगों ने सॉल्व किया था। तो फॉर f इज इक्वल टू एफ मैक्स, बात को समझना। अब तुम f को बढ़ाओगे तो ये fr बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसके बढ़ने की एक लिमिट होगी। फॉर f इज इक्वल टू एफ मैक्स, fr विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना भाई। तो फॉर f इज इक्वल टू एफ मैक्स, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू n इज इक्वल टू बीटा एफ मैक्स डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, यही तो हुआ। तो जब आप देखो, आप आइदर म्यू पे कंडीशन निकाल लो, ये आया था, ठीक है। आप आइदर म्यू पे कंडीशन निकाल सकते हो यहां से, या आप फोर्स पे कंडीशन निकाल सकते हो। तुम्हारी मर्जी है कि किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग म्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम, या म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि हम रोलिंग को पॉसिबल करा सकें, या किसी म्यू के लिए फोर्स कितना होना चाहिए मैक्सिमम ताकि हम रोलिंग को पॉसिबल करा सकें। यहां पे एक काम आप ये कर सकते हो, देखो क्या, सिंस म्यू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ आर, अगर आप म्यू के लिए वर्कआउट करते हो तो म्यू एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर लिख सकते हो। एफ आर की वैल्यू तुम इधर डाल दो, ठीक। तो आप क्या करोगे, म्यू इंटू एम जी, एम जी विल बी इक्वल टू बीटा एफ डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। तो म्यू आप समझ गए कितना हो जाएगा, बीटा एफ। एक मिनट, यहां ये साइन दूसरा वाला लगा था, मैंने इक्वलिटी लगा दी है। अबे क्या दिक्कत है, कभी कभी गायब ही हो जाता है, ये आता क्यों नहीं इरेजर? आ गया, ये है ना। तो ये जाएगा साइन कुछ ऐसा और ये जाएगा कुछ ऐसा। तो दिस इज बीटा एफ डिवाइड बाय एम जी टाइम्स 1 प्लस बीटा। ये किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग म्यू की वैल्यू है कि म्यू किससे बड़ा होना चाहिए। ये आपको समझ गया ना यहाँ पे रेंज। भाई हमेशा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आप इसकी वैल्यू रख दो बस, खाली आपका काम हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू रख दो, बाकी अपने आप चीज़ें एडजस्ट होती रहेंगी। या फिर आप अगर जैसे अगले पेज पर हम लोग आए थे ये वाला कि म्यू एन इज इक्वल टू बीटा एफ मैक्स डिवाइड बाई बीटा, यहाँ से आप एफ मैक्स को सेपरेट कर लीजिए, क्या है, एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो किसी भी रफनेस के करस्पॉन्डिंग आप अगर एफ मैक्स को लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू इंटू एम जी टाइम्स 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा। ये वो फोर्स आता है जिस पे आप रोलिंग को मेंटेन करा सकते हो, और पीछे वो म्यू था जो किसी एफ के करस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों में एक बार में एक चीज आप कांस्टेंट लोगे। जैसे यहाँ पे आपको किसी म्यू के करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो आपको म्यू दे दिया किसी सरफेस का 0.2, ठीक है। अब आप मैक्सिमम फोर्स पे भी कंडीशन है, आप कहाँ लगा रहे हो, सेंटर पे।
फोर्स पे भी कंडीशन है, कहाँ लगा रहे हो? सेंटर पे। कहीं और लगेगा तो कंडीशन बदल जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, रटिएगा कुछ नहीं। कहीं और लगाओगे भाई, और लगाओगे, सीधी सी बात है, ये एफ आर के लिए जो टॉर्क बनेगा वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो आखिरी में कंडीशन नहीं बदल के आएगी। रटना नहीं कुछ भी कि यही वैल्यू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ दिस फोर्स चीजें बदल जाएंगी। अभी तुमको दिखाऊंगा मैं एक चीज और, यही फोर्स मैं ऊपर लगाऊंगा तो अभी जब मैं इधर लगा रहा हूं ना तो ये सेंटर पीछे, ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, अभी मैं ऊपर लगा दूंगा ना तो फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया? होगा, ठीक है ना। यही ऊपर लगा दूंगा और यही कहीं मैं बीच में एक पॉइंट उस पर भी तुमको दिखाऊंगा फोर्स लगा के, फ्रिक्शन उसके लिए 0 आएगा। अब मेरी बात समझ गए? तो ये खुद एडजस्ट करता है अपने आप को, फोर्स वही है, बस इसकी लोकेशन चेंज करूंगा, इस पे खेल होता चला जाएगा। यहां पे रोलिंग हमने शुरू कर दी, मतलब आप ये मान के चलो स्लिपिंग बिल्कुल नहीं हुई है। T इज इक्वल टू 0 माइनस पे रोलिंग आप शुरू करके फोर्स लगा रहे हो। अब 0 माइनस पे शुरू करोगे, इसका मतलब 0 से ही सब शुरू करोगे, है ना। ये चीज है, बात समझ में आती है? अभी देखो मैं करके दिखाऊंगा ना तुमको। तो सर अल्फा जो मिलेगा हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स ही वैसे मिलेगा ना? ऑब्वियसली उससे पहले जो अल्फा होगा वो अलग। 0 माइनस पे रोलिंग शुरू कराने का मतलब सब कुछ तुमने 0 से उठाया। अब तुमको पिक्चर यही दिखाने की ये एफ लगाया तो रोलिंग शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली तुम इसको ऐसे ले सकते हो कि कोई एक बॉडी रखी हो, ये फोर्स लगाया और रोलिंग शुरू हो गई, बस फोर्स लगाया रोलिंग शुरू हो गई, तो रोलिंग फ्रिक्शन कह सकते हो ना, क्योंकि अब रोलिंग शुरू हो गई लेकिन ये लग रहा है। समझो, रोलिंग शुरू हो गई लेकिन ये लग रहा है। रोलिंग शुरू हो गई मतलब V इज इक्वल टू R ओमेगा मेंटेन हो गया, लेकिन ये लग रहा है तो उसकी वजह से रोलिंग डिस्टर्ब हो भी तो सकती है ना। एफ हटाया नहीं गया, यहाँ पे एफ परमानेंट लग रहा है, तभी तो पिक्चर में आ गया कि रोलिंग मेंटेन रहे, परमानेंट मेंटेन रहे। नहीं अगर ये 0 हो जाएगा तो टॉर्क कहां से लेकर आओगे घुमाने के लिए? ठीक है। अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट किसी भी तरह का? हाँ बोलो। सर अगर नाम बताओ। अंजलि सक्सेना। अच्छा हाँ बोलो। सर अगर ये एफ परमानेंटली लग रहा है तो उसकी वजह से डायरेक्शन में चेंज आएगा? किसके? एफ आर के? अभी सब दिखाऊंगा, बोल तो रहा हूँ। एफ यहाँ लगा है ना, फ्रिक्शन पीछे है। मैंने अभी खुद ही बताया ना आपको कि एफ अभी मैं ऊपर लगाऊंगा सरफेस पर, खुद देखना कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। और इवन तुम मान भी लोगे कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर माइनस में आएगा। इतना कॉन्फिडेंट होकर मैं पता है क्यों बोल रहा हूं, क्लास के लिए जब घर से निकल रहा था तो मेरे दिमाग में केस आया था, मैंने इसको खुद अभी सॉल्व करके बना के देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं दिखा दूंगा। और बीच की एक लोकेशन ऐसी आएगी जिसपे फ्रिक्शन की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही फोर्स ट्रांसवर्स मोशन यानी कि इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा और इसी फोर्स की वजह से आप सीएम के अबाउट टॉर्क भी जनरेट करा लोगे। बड़ी बढ़िया कंडीशन होती है। अभी देखना, अभी आएगी, सारी चीजें धीरे धीरे आएगी, अभी तो शुरुआत करी मैंने। क्या लिखा बेटा? म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर, इसे एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, किसने पूछा था? सार्थक। ओके बेटा, मैं कह रहा हूं ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा बड़ा होगा। इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि एफ एस मैक्स आप डाल सकते हो यहाँ पे, तो जनरल वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये अपनी जगह रखा रहने दिया, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू उठा के डाल दी, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू उठा के डाल दी, बस और कुछ भी नहीं किया। तो म्यू पे कंडीशन आ गई, एम जी नीचे भेज दिया, म्यू ग्रेटर देन ये पूरा। इसी के अगले पार्ट में मैंने एफ मैक्स के लिए कंडीशन तैयार की, लेकिन जब आप एफ मैक्स के लिए कंडीशन तैयार करोगे तो ये म्यू एक्चुअली म्यू ही रहेगा, फिक्स वैल्यू रहेगा। यहां पे क्या था, एक सेकंड फिर से वापस आ रहा हूं, यहां पे क्या था, यहां पे हमने एफ को फिक्स करके म्यू पे कंडीशन निकाली कि भाई म्यू इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये फिक्स है, ये एफ वेरी नहीं कर रहा है। यहां पे कौन वेरिएबल है? म्यू, कि इससे बस बड़ा होना चाहिए, कितना भी बड़ा हो जाएगा तो रोलिंग हो जाएगी, ठीक है। और आगे वाले केस में मैंने म्यू को फिक्स किया है, एफ के लिए देख रहा हूं कि भाई एफ मैक्स इतना ही होना चाहिए, इससे कम लगाओगे, इससे कम कोई भी वैल्यू लोगे तो रोलिंग मेंटेन रहेगी, इससे इतना लगाओगे तब भी मेंटेन रहेगी, इससे बढ़ा दिया तो मामला खराब हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। तब जो पीछे फ्रिक्शन मैंने लगाया है बॉडी में नीचे की तरफ, तब वो रोलिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अभी समझ में आती सबको बात, जितने यहां पे हो या जितने वहां पे हो। अभी किसी को कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी भी तरह का?
अब सही चल रहा है, दिख रहा है मुझे, मैंने भी इधर ऑन कर लिया एक्चुअली। चलो अभी तुम देखो एक बढ़िया केस तुमको दिखाता हूँ। अ सिलेंडर ऑफ मास 20 kg केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए जरा इस केस को देखेगा, एक पूरी टेबल टाइप बनवाऊंगा तुमको मैं। एक सिलेंडर है, अभी सिलेंडर है तो तुम अच्छे से एक बात तो जानते ही हो कि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², है ना। तो ये हो गया इसका सेंटर। कोई फोर्स अभी फिलहाल मैं लगता हुआ डायरेक्टली नहीं दिखा रहा आपको। मास वास की कंडीशन देता हूं। मास है इसका 20 kg, जिस सरफेस पे रखा है रफनेस है 0.2, तो इसका मास हो गया 20 kg। जिस सरफेस पे रखा हुआ है इसकी रफनेस आपको दी मैंने, इतना दूर क्यों लिख रहा हूं, ये मैं कैलकुलेशन में उठा लूंगा। यहां दे दिया दिस इज 0.2, ठीक, ये हो गई इसकी रफनेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड ACM फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स। मतलब आपको यहां दो चीजें पूछी हैं, आपको एक तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है और साथ ही साथ आपको यहां पे ACM पूछा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स। अब वो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स में अलग अलग तरीके के फोर्स इधर पे लगाऊंगा, एक ही पॉइंट पे अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो म्यू हमने ले लिया था 0.2। फोर्स की मैं पहली वैल्यू आपको दे रहा हूं, फोर्स की मैं पहली वैल्यू आपको दे रहा हूं 30 न्यूटन, यानी फोर्स की अलग अलग मैं 4 वैल्यूज आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूं, 30, 40। दूसरा हो गया तुम्हारा 40 न्यूटन। तीसरा हो गया 60-80 में कोई एक रहा होगा, 120 उठा लिया सीधे, वेरी गुड, 120 न्यूटन। और पूरा सवाल मैं देख लूं, उसके बाद आता है 180 न्यूटन, ठीक। तो फोर्स एक बार यहां पे लगा 30 न्यूटन का, फिर इसी फोर्स को 40 लगाऊंगा, फिर इसी फोर्स को 120 लगाऊंगा, फिर इसी फोर्स को 180 लगाने वाला हूं। समझ गए बात को। और तब देखता हूं कि कहां पे क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। चलिए एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को चेक करूंगा, जरूरत पड़ेगी उसकी मुझे। देखो क्या कर रहे हैं, म्यू कितना दिया है आपको 0.2, राइट। बॉडी का मास है 20, तो मैं यहां पे सबसे पहले ये लिखूंगा, हेयर Fs max is equal to mu into n, mu into mg, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। अब देखो तुमको एक बात मैं यहां पे समझाता हूं। यहां पे हमारे पास में Fs max की वैल्यू आती है 40 न्यूटन, ठीक। इसका मतलब हर वो फोर्स बड़े आराम से रोलिंग कराएगा जिसके लिए लगने वाला Fs max या तो 40 हो या 40 से छोटा हो। मानते हैं इस बात को आप? तुम्हारे लिए रिस्क कहां पे है? तुम्हारे लिए रिस्क वहां पे है जिस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स या तो सफिशिएंट ना हो या यूं मान लो कि रोलिंग करा नहीं पाएगा। मानते हैं बात? तो अलग अलग जरा फोर्सेस से देखो कि क्या कहानी बन रही है इधर। सबसे पहले चलो 30 का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। 30 का एग्जाम्पल अगर आप लोगे, फ्रिक्शन तो आप दिखाओगे पीछे, ठीक, फ्रिक्शन दिखाओगे पीछे। 30 का एग्जाम्पल लेता हूं तो क्या बनेगा, 30 माइनस एफ आर, 30 माइनस एफ आर इज इक्वल टू m इंटू कोई भी ए नॉट आप मान लो, 20 इंटू ए नॉट, ठीक है, 20 इंटू ए नॉट। ये पहली इक्वेशन समझ में आई। फोर्स माइनस फ्रिक्शन और ए नॉट का है ये एक्सेलरेशन, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इधर अल्फा भी शो करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा सुनो,
एफ आर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू, अभी ये क्या लिया था हम लोगों ने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बोला था मैंने, डिस्क था, क्या था, सिलेंडर था, केस पड़ा हुआ सिलेंडर है, तो दिस इज हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ इज इक्वल टू आई, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, और अल्फा क्या होगा, ए नॉट बाय आर, ठीक है, ये रहा अल्फा हो गया ए नॉट बाय आर, ठीक, ये कटा, तो एफ आर कितना आ गया इधर 10 इंटू ए नॉट, ठीक, यहां तुम 10 इंटू ए नॉट रख दो, तो ये तुम्हारा हो गया मान लो इक्वेशन 2, ये हो गई मान लो इक्वेशन 1, तो दिस इज 10 ए नॉट 30 ए नॉट, तो ए नॉट कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम्हारा एफ आर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह आप लोग एक काम करो, मुझे ये 40 के लिए सॉल्व करके दिखाना, यानी मोशन कैसा हुआ फिर यहां पे, यहां मोशन कैसा हुआ, अगर मैं इस मोशन के बारे में पूछूं तो कैसा मोशन हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, क्यों, आप ये देखिए ए नॉट बाय आर इज इक्वल टू अल्फा लगाया है, बोलो ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट बाय आर, मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा ना, एक स्टेप पीछे जाओ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है, तो ऐसा कब होता है, जब बॉडी रोल कर रही होती है, यानी अगर मैं मोशन की बात करूं ना, तो आप लिखोगे हेयर मोशन इज प्योर रोलिंग। दूसरा करो 40 न्यूटन वाला, मैं कह रहा हूं मोशन को तब तक खुशी खुशी प्योर रोलिंग ले सकते हो जब तक कि ये फ्रिक्शन सॉल्व होके 40 न्यूटन के बराबर ना आ जाए, उसके बाद सोचो भैया क्या हो रहा है, इसके पहले तक तो तुम बिल्कुल फ्री हो। जैसे 40 के लिए तुम सॉल्व करोगे तो इक्वेशन एकदम सेम बिल्कुल ऐसे ही हैंडल कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा केस ये हो गया तो बनेगा तुम्हारा 40 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 20, हाँ ठीक है 20 ए नॉट, ये हो गया। फिर तुम ले लोगे एफ आर इज इक्वल टू हाफ एम ए नॉट बचा टोटल में, तो हाफ एम ए नॉट, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू 10 ए नॉट ही है, यहां भी पहले की ही तरह, ठीक है। ये अभी तुम फिर रखोगे ना 10 ए नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 30 बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 इज इक्वल टू 30 ए नॉट, तो ए नॉट कितना हो गया 4/3 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन जरा बताना इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 4/3 है, दिस इज 40/3। यहां भी मोशन कैसा हो जाएगा प्योर रोलिंग। तीसरा फोर्स मैंने क्या लिया था 120 न्यूटन, कहाँ यहाँ पड़ा भी तो है। एक बार ये क्वेश्चन चेक करो, ठीक है। एफ आर इज 40/3, बिल्कुल ठीक है। चलो अब एक काम और करके दिखाओगे, अब एक उल्टा काम दे रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। अब एक रिवर्स वर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों के लिए तुम अलग से मत सॉल्व करो, इन दोनों के लिए अलग से मत सॉल्व करो, ठीक है। अब एक केस दे रहा हूं इसी से निकाल के, जिसमें एफ आर टेक एफ आर इज इक्वल टू मैक्स
40 न्यूटन। अब एफ आर को नोन कर रहा हूं, ठीक है, देखना मजा आएगा। अभी एफ आर को मैंने कहा कि आप इसको मान लो कि ये नोन क्वांटिटी है, एफ आर नोन हो गया तुम्हारे लिए। अब सेम चीज सॉल्व करो और तुम कैलकुलेट करो फोर्स के लिए। भाई पहले तुमने फोर्स नोन लिया था ना, एफ आर अननोन था, तो ए नॉट और एफ आर निकाले थे। अभी हमने एफ आर को नोन कर लिया, तो दो अननोन क्या बचे भाई, ए नॉट और एफ, है ना। जरा दोनों निकाल के बताओ। एफ आर को नोन कर लो और एफ और ए नॉट जरा सॉल्व करो। एफ आर को 40 ले लो और एफ और ए नॉट सॉल्व करो। बेटा थोड़ा ब्लर है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं पैरेलल पे अपने स्क्रीन पे देख रहा हूं, मोबाइल फोन पे पढ़ने में आ रहा है यार। सर रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम से कम क्यों होता है सर लिफ्टिंग फ्रिक्शन से? बेटा है किस, वही बता रहा हूं ना, है तो स्टैटिक फैमिली का है, स्टैटिक फ्रिक्शन की फैमिली का, इस वजह से है ऐसा। समझ में आई बात? भाई अगर आपसे कोई पूछता है कि इट्स अ स्टैटिक और काइनेटिक, आप क्या आंसर दोगे फिर? तो अगर ये स्टैटिक है तो ये अपने सारे रूल्स को फॉलो करेगा। निकाला आप लोगों ने? कितना क्या आया? ए नॉट कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ कितना? 120 न्यूटन ना। देखो 120 न्यूटन का तुमको एक केस दिया है, देखा? ठीक। अब ये इसका मतलब 30, 40 और 120 न्यूटन तक तो प्योर रोलिंग करेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए यहाँ स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, और स्लिपिंग के लिए, नो स्लिपिंग के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, है ना। और तुमने म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू एन कंसीडर करके ये एफ को सॉल्व कर लिया है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 120 न्यूटन तक फोर्स लगा दे, कोई भी कितना भी, ये रोल ही करेगा। एक तुम्हारे पास ये केस है 180 न्यूटन का। अब यहाँ पे ये बात श्योर है, यहाँ पे ये बात श्योर है कि 180 न्यूटन पे, हाँ मुस्कान तुम्हारा आंसर सही है बेटा। और किसने किसने दिया है? अमन नवाज और मुस्कान, दो की वैल्यू मुझे दिख रही है 120, और हाँ ठीक है, अमन ही तुम्हारा भी नीचे भी रिपीट है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बात समझ में आई कि 120 या उससे छोटे किसी भी फोर्स पे ये रोलिंग करेगा। ठीक। नाउ अब आपको क्या दिया हुआ है? 180 न्यूटन पे। इतना तो तुम श्योर हो ना कि रोलिंग नहीं होगी। मान लो अब तुमसे पूछा गया कि भैया 180 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अब ए नॉट और अल्फा क्या बता सकते हैं आप? 180 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इधर, तो क्या अब ए नॉट और अल्फा क्या आप बता सकते हैं? यार आज लोगों को पता नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हमारे एंड से दिक्कत है, पता नहीं, समझी में नहीं आ रहा है बात। बच्चे साफ कह रहे नहीं बता सकते, दिख ही नहीं रहा है। कभी कभी यार ऐसा नाटक होता है। बताओ तुम लोग, तो बताओ भाई, तुम लोग क्या बैठे हो? अरे ऐसे थोड़े नहीं कि पहले मतलब तुम लोग को मैं आके बताऊंगा, नहीं बेटा तुम लोग निकालो। कंसीडर F इज इक्वल टू 180 न्यूटन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
देखो क्या क्या पूछ रहा हूँ, हालांकि मेरे पास जो क्वेश्चन उसमें कम चीज़ें पूछी हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ निकालने के लिए। एफ को 180 कंसीडर करो, ये आप फ्रिक्शन निकालो, ए नॉट निकालो, अल्फा निकालो, 3 चीज़ें। आप फ्रिक्शन निकालो, ए नॉट निकालो, अल्फा निकालो, 3 चीज़ें। मैं कह रहा था F इज इक्वल टू 180 पे आपको ये मैंने पूछा था कि ए नॉट, अल्फा और एफ आर क्या आ रहा है, ठीक है। एफ आर बताओ सबसे पहले, 60, 40 से ज़्यादा हो सकता है क्या? तो 60 क्यों आंसर दे रहे हैं? मेरी बात समझ गए ना? बस यही गलतियां होती, इसीलिए मैं आपसे काम करा रहा हूं, और कोई वजह नहीं। करने को तो क्या है, अभी सरसर कैलकुलेशन में कर डालूंगा पूरा, लेकिन एफ आर 60 दिया ना आंसर। बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 40 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। क्यों? लिमिटिंग वैल्यू है प्रभु, इससे बड़ी कहां से आ जाएगी? अब कहां गलत हुआ? अब कहां गलत हुआ? मैं बताऊं कहां गलत हुआ? आपने क्या क्या स्टेप लगाओगे मैं बताता हूं। आपने पहला स्टेप लगाया होगा 180 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 20 इंटू ए नॉट। ठीक है, चलो करते हैं। टेक एफ इज इक्वल टू 180 न्यूटन, तो आपने लगाया 180 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 20 इंटू ए नॉट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो तुमने किया होगा, इसके बाद तुमने किया होगा एफ आर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी कि हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। इसके बाद आपने लगाया होगा एफ आर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी नहीं लिखूंगा इसको, काट पीट के पहले छोटा कर दूं मैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, है ना। फिर क्या किए थे आप? ये किया था, ये वाला यही किया था ना? बोलो धीरज, पीछे तुम्हारा क्या नाम है? रेड टी शर्ट है। 2 गज की दूरी मेंटेन रखो। अमिताभ बच्चन बोलते हैं यार हर कॉल के पहले। कैसी बात कर दी तुमने, बुढ़ऊ लाला बुरा मान जाएंगे। हाँ भाई बताओ, ये किया था ना सबने, तो फिर क्यों गलत हुआ? अरे इसीलिए गलत हुआ क्योंकि तुमने ये कर दिया। यहाँ पे A इक्वल टू आर अल्फा आप तभी यूज कर सकते हो जब रोलिंग हो रही है। यहाँ तो मैं पहले ही कह रहा था रोलिंग नहीं होगी ना, मना किया था ना। तो A इज इक्वल टू आर अल्फा क्यों लगाया आप लोगों ने? आप समझ गए मेरी बात? इसको लगाओगे, सॉल्व करोगे, तब तुम्हारा आंसर कितना 60 था ना। अभी 60 ला के क्या दिखाऊं, अब आ जाएगा इसी से। ठीक, करना क्या चाहिए? तो यानी ये मेथड कैसा है भाई? सही है गलत है? गलत है। गलत है तो इसको गलत लिखो भी तो पहले। इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ताकि तुमको याद रहे ये चीज गलत है। समझ गए? ये सब नाटक मैं इसलिए करता हूं ताकि तुम लोग को ना चीजें थोड़ा दिमाग में टिकी रहे। ये सब बनाएंगे ना तुमको याद है। तुम ये कैलकुलेशन भूल जाओ लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे, है कि नहीं? फिर शोले में नौकर का क्या नाम था पता है तुमको? शोले पिक्चर थी है? नहीं देखी? तुम्हारा जीवन बेकार है साले, जन्म बेकार हो गया तुम्हारा पूरा। जाके देख लेना आज जरूर। हमको पता होता तो तुमसे क्या पूछते हम? हाँ, रामलाल नाम था। टेक, अब आप कहोगे ये यहाँ पे रामलाल क्यों आ गए, है ना? है ये लाल देख के याद आया। रामलाल का मुंह ऐसे बना रहता था पूरी पिक्चर में। तो एफ हो गया 180 न्यूटन, ये मैंने कंसीडर करा। अब आप जरा इसके सही मेथड पे गौर फरमाइए। पहली इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही थी, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। ठीक, पहली इक्वेशन एकदम सही है, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। ठीक है, हम तुम्हारी एक प्रतिमा बनाएंगे बढ़िया सी और यहीं खड़ा कर देंगे तुमको, समझे? आपकी वीडियो थे ना,
तो F माइनस एफ आर, अभी तुम जरा ध्यान से सुनना। एफ आर को मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? 40। डायरेक्ट यहां रखो, ठीक है, समझ गए? तो ये कितना बना? ये आया, ठीक। ए नॉट ए, अब इसको अलग करो, इसको भूल जाओ। अब आप टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन दोबारा बनाएंगे। अब आप बनाओगे एफ आर इंटू रेडियस इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा को ए नॉट बाय आर पुट मत करिएगा, अल्फा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, देखो भाई आर बार तो कट गए, नहीं एक आर बचेगा, तो दिस इज हाफ इंटू 20 इंटू रेडियस। मैंने कुछ दिया था आपको? नहीं, जैसे चलो फिलहाल तुम आर मान लो यार, मुद्दा इस बात का है कि सॉल्व कैसे करना है ना। अब ये अल्फा हो जाएगा सॉल्व आपका, ठीक है ना। मान लो 1 मीटर का रेडियस है तो उसको 1 से हटा दो तो कितना हो जाएगा? 10, 4, अल्फा 4 आ गया। तो अंतर है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा कहीं वैलिड नहीं है, बिकॉज हेयर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। इसलिए तो कभी भी आपके पास सवाल आए, पहले से माइंड फ्रेम मत कर लेना अपना कि हमें एक इक्वेशन ट्रांसलेटरी मोशन की बनानी है, एक रोटेटरी की बनानी, ठीक है, बनाओगे आप, बट ये माइंड फ्रेम मत करना कि रोटेटरी इक्वेशन में ए इज इक्वल टू आर अल्फा हर बार वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। समझ गया ना बात को? चलो एक ये भी हो गया तुम्हारे पास में। थोड़ा सा और इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए और स्यूडो फोर्स के कुछ एप्लीकेशन पर मैं आपको लेकर आता हूँ। सर एक चीज पूछना है, जैसे जब हम लोगों ने गलत मेथड से करके आंसर निकाला तो उसमें एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड आ रहा था, हाँ, इसमें 7 आ रहा, तो इसका मतलब ज़्यादा है, तो उससे क्या दिक्कत है? मतलब उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही कि तुम्हारा गलत है भाई। कॉमन सेंस की बात है, तुमने ये मान के लगाया तुम्हारा ए 6 आ रहा है, मैंने ये मान के लगाया मेरा 7 आ रहा है। नहीं नहीं, इन्होंने 180 लेके माना था, लेकिन फ्रिक्शन बदल गया ना, 120 पे 6 आ रहा है। ले बात ही खत्म हो गई तुम्हारी। तो 180 पे 6 आ रहा है, देखो 120 पे 6 आएगा। मैं तुम्हें 120 पे बताऊं कितना आएगा धीरज? मैं बता रहा हूं तुम्हें, 120 पे तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आएगा, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। 120 के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मैंने 120 वाला केस ही नहीं उठाया एक्चुअली, मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वही घिसी पिटी इक्वेशन तुम लगाते, एक ये लगाते, एक ये लगाते, फिर ए इज इक्वल टू आर अल्फा मैनिपुलेट करते। कितनी बार करोगे कि काम? 2 बार करा तो दिए थे, ठीक है। और 120 वाला इसलिए और नहीं कराया था क्योंकि ये एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू का करस्पॉन्डिंग जब मैंने आपको फोर्स कैलकुलेट कराया था, याद आए मेरी बात? इसको 40 मानते हुए जब फोर्स कैलकुलेट कराया था तो तुमने 120 ही तो आंसर दिया, और देखो ए नॉट 4 पड़ा है यहाँ पे। तो जब तुम इसको 120 मान के सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक यार फ्रिक्शन की मैक्सिमम ही लेके चलोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये 4 ही तो आएगा, अलग थोड़ी ना आ जाएगा। चाहे ऐसे चलो और घूम के चाहे वैसे आ जाओ, बात तो वही है, ठीक है। समस्या केवल थी 180 वाली वैल्यू में, समस्या केवल यहाँ पे थी ये 180 वाले में, और कुछ नहीं था, ठीक है। और किसी कुछ पूछना भाई? हाँ आप लोग बताइए। वॉइस रिकॉर्ड कर लो, जब एसएस मिलेंगे तो सुन लेना। देख लो ये हालत है आज बच्चों की भाई साहब। बेटा हो सकता है मतलब यहाँ कहीं इंटरनेट गड़बड़ हो, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ना ये लोग कुछ कर पा रहे हैं। क्या हुआ? वॉइस सही आ रही है? तुम लोग अगर बंद कमरे में हो ना तो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल लो, छत पे चले जाओ, यही कह सकता हूँ भाई मैं। मतलब इसके अलावा, क्योंकि आपको बताऊँ यहाँ मेरे फ़ोन में बंद कर दी तुमने, कोई नहीं, यहाँ पे एक फ़ोन में कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। श्री अरुण जी बैठे हैं यहाँ पे, वो अपना फ़ोन लेके बैठे हैं, परमानेंट यहाँ पे मीटिंग देख रहे हैं, पता है आपको?
बच्चे बोले हम सबका सही है। हाँ तो ठीक है, तब सही है। यहाँ भी कोई बजा, कहाँ बजा? चलिए आगे चलते हैं यार, जाने दो। केस आता है रोलिंग ऑन एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म। आज एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे केस है मेरे पास। और पता है संयोग देखिए, मैंने रात में 1:30-2 बजे करीब मैसेज डाला था कि भैया आ जाना है। अब ये भी लालच दिया था कि मतलब रैंकर 12th वालों को लालच दिया था मैंने, बेटा आ जाना तो बंसल का असाइनमेंट भी देंगे तुमको। नहीं वो तो मैं दे देता, लेकिन हार्ड कॉपी की बात ही अलग होती है यार। हाँ ये बात तो है। चलिए आइए इधर। रोलिंग ऑन एन एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म। घबराना नहीं बिल्कुल भी, कुछ विचित्र नहीं है। अभी जो किया, जो फोर्स हमने सेंटर पे लगाया था ना, अभी उस फोर्स का जो कॉज होगा वो केवल स्यूडो फोर्स होगा। ठीक, देखिए क्या है, दिखाता हूं तुमको। मान लीजिए हमारे पास में एक कोई बॉडी है, ये, और ये है एक कोई प्लेटफॉर्म। अब नो डाउट यार ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड पे रखा होगा, अब इसके नीचे ग्राउंड बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या काम किया, मैंने इस प्लेटफॉर्म को कोई एक a0 का एक्सेलरेशन दिया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। ये हो गया सपोज सेंटर। अभी आपको क्या फील आता है अगर मैं यहाँ पे अपना एक ऑब्जर्वर बैठा दूँ, तो हमारा ये ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म पे बैठा है, मीन्स एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे बैठा है, राइट। क्या इसको महसूस होगा एक स्यूडो फोर्स अलग से दिखाई देगा? चाचा आप 3:11 पे आए, धकेलते हुए चले आते पे सबको, जाम लगा तो साले। चलिए, तो ये ऑब्जर्वर बैठा है। अब इस ऑब्जर्वर को एक नया फोर्स दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को एक नया फोर्स दिखाई देगा। कौन सा फोर्स दिखाई देगा? स्यूडो फोर्स m इंटू a0 का। रफनेस ऑफ सरफेस की यहां पे मान के चलिए म्यू है, रफनेस आप इस सरफेस की यहां पे मान के चलिए म्यू है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे काम आपको वही करने हैं जो आपने इसके पहले वाले काम किए। केवल आप बताओ इस केस में और जो मैंने अभी तुमको आगे दिया है उसमें केवल इतना ही तो अंतर है, यहां मैं फोर्स डायरेक्टली लगा रहा हूं और जो आगे आपको दिया है वो स्यूडो फोर्स लग रहा है। लग तो सेंटर पे रहा है ना, डायरेक्शन ही तो फर्क है। अरे ये फोर्स घुमा के तुम इधर लगा दो, फ्रिक्शन उधर लग जाएगा, और कोई कंडीशन तो बनी नहीं है। तो चलिए आपको एक मैं टास्क देता हूं इस पे। टास्क आपको ये दिया, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू a0। म्यू फिक्स है, म्यू वेरिएबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू a0 कितना हो ताकि यहां पे रोलिंग मेंटेन हो जाए, ये आपको मैंने करने को दिया। केवल a0 का क्या यूज है? a0 का केवल यूज है यहां पे लगाने वाला स्यूडो फोर्स, बस, और तो कोई काम ही नहीं यार इस a0 का। और सारा का सारा एनालिसिस तुम्हें यहां से देखना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि तभी तो स्यूडो फोर्स दिखेगा, अन्यथा आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि अगर इसी चीज को आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुमको ग्राउंड में इसमें आगे की तरफ एक फोर्स लेना पड़ेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक काम तुम भले ही कर सकते हो, पता है क्या? देखो मैं अपने लिए खुद ही सरदर्द कर रहा हूं इस केस में चेंजेस करके, ठीक है ना। इस केस में चेंजेस करके मैं अपने लिए खुद ही सरदर्द पाल रहा हूं। क्या सरदर्द पाल रहा हूं मालूम है? एक तो मैंने आपको कंडीशन दी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a0, मतलब मैक्सिमम कितना हो ताकि यहां पे रोलिंग हो जाए। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं उस टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस स्फेयर का या कोई जनरल बीटा mr² की आप बॉडी मान लीजिए, तो
जब रोलिंग होने लगेगी, मतलब जब ये मैक्स पे रोलिंग करा रहा होगा, उस समय इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। कुछ नहीं करना, एक रिलेटिव मोशन का खाली स्टेप बढ़ाऊंगा मैं, और कुछ नहीं करना है। काम जैसे जनरल करते चले आए हो अभी तक, ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या कर सकते थे भाई, आपको ये मानोगे पीछे, बिल्कुल वैसे ही काम कर दो। ये बोलोगे तुम ओमेगा, रोलिंग मान ही लेना, और उसको मानते हुए यहां इसको म्यू एन से रिप्लेस करना। मेरी बात समझ गए? मैक्सिमम पूछा है ना, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के बाद इसके औकात के बाहर हो जाएगा मामला, मना कर देगा कि नहीं करा पाएंगे रोलिंग। लेकिन वो मैक्स वैल्यू तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, जिसपे रोलिंग के लिए आपका सहयोग करेगा। मान गए ना मेरी बात? तो चलो पहली इक्वेशन क्या बनाओगे, यहीं से उठाता हूं मैं। पहली इक्वेशन बनाओगे आप एम ए नॉट माइनस एफ आर विल बी इक्वल टू एम इंटू, अब ये ए नॉट मत लिख लेना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, बिकॉज ए नॉट तो प्लैंक का एक्सेलरेशन है। एक काम करें, देखो 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 देखो, एक काम कर रहा हूं, ए नॉट को क्या कर दिया मैंने, एपी, मतलब प्लैंक का एक्सेलरेशन। अभी तुम m इंटू एपी के करस्पॉन्डिंग, मैंने कहा ना m इंटू एपी के करस्पॉन्डिंग, नाउ यू शुड कंसीडर द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए नॉट। आप ले सकते हो, है ना? तो बनाए, तो m इंटू एपी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। ये हो गई पहली क्वेश्चन, अभी नहीं हो गई। अभी एफ आर को मैं बाद में मैनिपुलेट करूंगा, ठीक है ना? चलो बाद में करेंगे, छोड़ो। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनाओगे आप? दूसरी ये हो गई रेडियस आर, तो आप क्या लिखोगे, एफ आर इंटू आर विल बी इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। मानते हैं? दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर इंटू ए नॉट बाय आर। कर सकते हो? आर से आर कट गया, तो एफ आर इज इक्वल टू बीटा एम इंटू ए नॉट। एफ आर को ही सॉल्व कर लो, नहीं ए नॉट निकालना था ना। तो एफ आर यहां रख दो बाय 1 and 2, तो m इंटू a इंटू पी और माइनस एफ आर, बट m इंटू ए नॉट को तुम एफ आर अपॉन बीटा रखो, ठीक है भाई? m इंटू ए नॉट को एफ आर अपॉन बीटा कर दिया मैंने, और इस इक्वेशन में रख दूंगा मैं, तो मेरा एफ आर ए पी के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात? तो m इंटू ए पी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए नॉट, बोले तो एफ आर अपॉन बीटा, और एम ए पी एफ आर 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो एपी मैक्सिमम पूछा था ना, इसको म्यू एन धर दो उठा के यहीं पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू, क्योंकि नीचे जगह खत्म हो रही मेरे पास, तो ये हो जाएगी तुम्हारा एम जी इंटू म्यू, म्यू इंटू एन रख दिया है एफ आर, और ये पूरा चला जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो मास से मास कट गया, तो प्लैंक का मैक्सिमम रखा है मैंने। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कर दिया है ना भाई। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन के बराबर, और ये मैक्सिमम जाके क्या बोलोगे, एपी मैक्स, मास से मास काट दिया मैंने। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू जी टाइम्स 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा। अब ये प्लैंक के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन दिस। क्या मेरी बात समझ में आई? प्लैंक के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू जी 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा।
ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो जनरल एक्सेलरेशन प्लैंक का होगा वो इससे कम वैल्यूज पे रोलिंग आराम से करा देगा। अगर गलती से आपने इससे बड़ी वैल्यू पे रोलिंग ले ली, मामला खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये रिंग है, सपोज रिंग समझ गए ना। अभी रिंग है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी तुम्हारे लिए। MR² होता ना, बीटा की वैल्यू 1 हो गई तो कितना हो जाएगा, 1/1, ये तुम्हारा 2/1 चला जाएगा, 2 टाइम्स μg AP max। आप डिस्क ले लो आप डिस्क ले लो, यहाँ पे डिस्क लोगे तो 1 + 1/2, ये 3/2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 डिस्क हो जाएगा तो 3 टाइम्स μg हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं, बॉडी बदलते जाओ चीज़ें बदलती जाएंगी। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड उठाओगे 2/5 हो जाएगा बीटा, हॉलो उठाओगे 2/3 हो जाएगा। तो चीज़ें बदलती चली जाएंगी, रटना नहीं कुछ भी, बस केवल किस तरीके से काम हो रहा है इसको फॉलो करना। अब बात आई समझ में कि प्लैंक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि यहाँ पे ये रोल करा ले जाए। अब चलो ठीक है, प्लैंक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपन लोगों ने निकाल दिया, या रोलिंग कंडीशन में अब चलो मैक्सिमम की बात करें ना, तो मैं मैक्सिमम की ही वैल्यू उठा लेता हूँ, काहे को फिर मैं अंदर जाऊँ उसके। तो मैंने ये बोला कि भाई AP मैक्स हमारे पास हो सकता है μg 1 + β/β मैक्सिमम टू मेंटेन द रोलिंग ऑफ दिस बॉडी। ठीक, अब ऐसा मान के चलना कि आप AP मैक्स के बराबर ही फोर्स लगा रहे हो, AP की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास में AP मैक्स, ठीक है। और इस केस में अब मान लो हमसे कहा गया कि A0 की वैल्यू बताओ। अभी A0 किसके रिस्पेक्ट में है, ये ऑब्जर्वर बता रहा है, ग्राउंड का नहीं है। यानी पहले मैं लिख देता हूं सारा का सारा जो एनालिसिस है तुम्हारा इधर, ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये सारा का सारा एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तुमने किया है, राइट। तो प्लैंक का तो एक्सेलरेशन आ गया, ये एनालिसिस जो तुम A0 देख रहे हो, MP देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इसी के रिस्पेक्ट में दिखाई देगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में MP नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तो कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है ना। बात मेरी समझ में आई। अभी मान लो कोई कहता है A0 कैलकुलेट कर लो, आपने क्या किया, सब वैल्यू लगा के A0, भाई यहाँ पे तुमने MP तो सॉल्व कर ही दिया है, ये वैल्यू रखोगे, FR तुम्हें पता ही है, μn लगाओगे, है ना, A0 आ जाएगा। बट ये जो A0 आएगा ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आएगा। ये क्या है, ये जो हमने बनाया है ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। और आपको बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपसे बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा गया, तो जो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तुम सॉल्व करोगे, ये ऑप्शन मौजूद जरूर होगा तुम्हारे सामने, तभी तो गलत करोगे तुम। भाई गलती कब होती है हमसे नॉर्मली, जब हमको महसूस होता है कि हमने सही किया लेकिन हम गलत करके आए होते हैं। हमने जो गलत चीज़ सॉल्व करी होती है वो हमें ऑप्शन में दिखती है, उसके आगे हम एक्चुअली सोचते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो बट ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आपको याद हो, लॉन्ग लॉन्ग एगो जब झोपड़ी में पुरानी बुढ़िया रहती थी, उतना पुराना टाइम आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाया था? नहीं, आपको नहीं पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था फाउंडेशन वालों को पढ़ाया था, याद आया है ना। तुम लोग थे ना तब, हाँ थे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग काफी पुराने हो। तो उस समय एक फॉर्मूला दिया था, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद, एक काम करता हूं, याद तो होगा नहीं, इतना भरोसा है, देखो ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक का क्या फॉर्मूला बनाया था, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद आया कुछ? अबे ट्रायंगल लॉ से बनाया था। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सुनो, तुमको ये चीज तुमने अभी अभी निकाली, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, याद है? ये चीज अभी अभी तुमने निकाली। ये किससे रिप्लेसमेंट हो रहा है भाई? A0 से। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछा ही है, माइनस
एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको याद है ये AP का वेक्टर था। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेक्टर A0 प्लस वेक्टर AP। वेक्टर लगे, याद रखना A0 लेफ्ट के डायरेक्शन में है, माइनस से मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, ये राइट के डायरेक्शन में है, प्लस से मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। समझ में आई बात? ये वेक्टर एडिशन है भैया, ध्यान रखना इसका। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड निकाल तुम धर के चले आ रहे हो। समझ गए? याद आया? नहीं, जैसे मैंने बोला ना, लॉन्ग एगो झोपड़ी में जब एक बुढ़िया रहा करती थी, पीछे से आवाज, मर के चली गई सर, जाने दो, छोड़। नो नेट इशू ही है, नहीं ऑटो फोकस की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन यार इतना तो दिख रहा है कि आप क्लास कर लो, इतना दिख रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है? नहीं, वो देख रहा है ना कैसा चल रहा है। आज इन लोग के साथ भी इशू हो गया, नहीं वैसे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है यार इन लोगों का भी। अभी तुम लोग का वीडियो सही चल रहा है, हैं? तुम लोग का सही चल रहा है वीडियो? बिना इंटरनेट के ही देख रहे हो तुम लोग तो। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं यार, छोड़ो अब इसका कैलकुलेशन नहीं कराएंगे। एक हेडिंग और उठाता हूँ, रोलिंग ऑफ रेगुलर बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपने सुने होंगे सवाल कि एक डिस्क रख दी, एक रिंग रख दी एक इंक्लाइंड प्लेन पर, फिर एक हॉलो स्फीयर रख दिया, एक सॉलिड स्फीयर रख दिया, एक साथ छोड़ा गया, कौन पहले नीचे आएगा, है ना? बहुत लोग पूछते हैं सवाल, और मतलब ऐसे पूछते हैं, रोलिंग पढ़ी है? हाँ पढ़ी। अच्छा बताओ ये डिस्क रख दी और ये बॉल रख दी, इसे बताओ कौन पहले नीचे आएगा। ऐसे बहुत स्टाइल मारते लोग अपनी। अभी सब सिखा दूंगा, सारी स्टाइल तुम लोग उनकी कर देना इसी तैसी। देखो रोलिंग ऑन अब तुमको मैं एक बात बताऊं, घूम फिर के भाई साहब, घूम फिर के अब हम लोग एक ही तरह के केस करने वाले हैं। बताऊं क्या? आपको याद है थोड़ी देर पहले ये बताया था ना मैंने, सेंटर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, याद है? सब यही करने वाले हैं। अच्छा बताओ, इस फोर्स को आप जनरल वैल्यू फोर्स हटा के बॉडी के वेट का कंपोनेंट डाल दो mg sin थीटा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, बस वही दिखने वाला है। अभी देखना सब कुछ वही है। ये इसलिए बनाया ताकि तुम्हें कुछ नयापन ना लगे यार। मान लो एक हमारे पास में बॉडी है, ठीक? मान लीजिए ये है सपोज, ठीक है? अब इस बॉडी में मान लो अगर मैं m का मास ले लेता हूं तो यार नो डाउट एक फोर्स लगेगा ना mg sin थीटा। ये सब तो आपको पता होगा, ये क्यों लग रहा है, मतलब एटलीस्ट मुझे ये तो नहीं बोलना पड़ेगा आपके सामने। और इधर लग जाएगा फ्रिक्शन, जिसकी अगेन एक बार मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन यानी कि म्यू इंटू mg cos थीटा होगी। ठीक है भाई? क्या लिखा हर्ष सक्सेना? सर फोर्स बॉडी सेंटर पर ना हो देन क्या करेंगे? फोर्स अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगेगा तब क्या करेंगे? हर्ष अगर याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था फोर्स ऊपर लगेगा, बीच में लगेगा, अभी मैं सब बताऊंगा। बाबूजी थोड़ा पेशेंस रखो, सब मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, तो इस पे आता हूं मैं। अभी तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम क्या करने वाले हो? तुम लिखोगे वही पुरानी कंडीशन, mg sin थीटा माइनस ऑफ एफ आर इज इक्वल टू कोई ma ए का एक्सेलरेशन इसमें मान लो, a0 का चलो हो गया तो a0 मान लो यार, और साथ ही साथ तुम इसमें एक दिखाओगे
अल्फा, दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दूसरी कंडीशन क्या डालोगे भाई, बताओगे मुझे? एफ आर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ये, और हाँ इसका हम आई मान के चलते हैं, सपोज बीटा एम आर स्क्वायर, बीटा यानी वही जनरल बॉडी हो गई कोई तुम्हारे पास में, तो दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ए नॉट बाय आर। तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया, आर, आर स्क्वायर, आर ये सब उठा दिए, तो एफ आर इज इक्वल टू बीटा एम इंटू ए नॉट। यहाँ तक देखो हर बॉडी का कैलकुलेशन बिल्कुल कॉमन चला था अपने पास में ना, तो ये तुमने यही लिखता हूँ फिलहाल मैं, तो तुमने एफ आर लिखा, दिस विल बी इक्वल टू बीटा एम ए नॉट। अभी तुम यहाँ पे वैल्यू मैनिपुलेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे तुम वैल्यू मैनिपुलेट कर दो तो तुम्हारा बनता है एम जी साइन थीटा माइनस बीटा एम ए नॉट इज इक्वल टू एम ए नॉट। एम 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 यहीं पे काट दो, तो ए नॉट सॉल्व होगा तुम्हारे पास जी टाइम्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। यही तो करोगे आप, बीटा पे आ गई ना डिपेंडेंसी। अब जिसका बीटा बढ़ा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका एक्सेलरेशन कम हो गया वो ऑब्वियसली नीचे देर से आएगी। मतलब कुछ एक ऐसा केस आप एज्यूम कर लीजिए, ये ठीक है, और ये मान के चलो कि ये कोई अल्फा होगा, कोई ए नॉट होगा, और इस बॉडी की जो जनरल वैल्यू होगी सपोज वही बीटा एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने ले लिया, दिस इज द एंगल। यहाँ पे फिक्स क्या करोगे आप प्लैंक की लेंथ को फिक्स कर देना है ना, यू हैव टू फिक्स द लेंथ ऑफ द प्लैंक। मान लो कुछ ऐसा ये रहा, तो हर बार एल की लेंथ में कौन ज्यादा समय व्यतीत करेगा, आप बात समझ गए मेरी? तो कौन डिसाइड करेगा तुम्हारा? बीटा डिसाइड करेगा, ठीक हो जाएगा सवाल। मान लो एक डिस्क हो गया और तुम्हारे पास एक सिलेंडर हो गया, तो डिस्क के लिए कितना है 1/2, सिलेंडर के लिए भी 1/2। अच्छा बताओ कौन सा जल्दी नीचे आ जाएगा, डिस्क या सिलेंडर? हाँ बताओ, डिस्क आएगी ना, अरे बोलो, अबे गधों, जब डिस्क और सिलेंडर दोनों के लिए बीटा बराबर लेके चलना हो तो काहे को कोई जल्दी नीचे आएगा, साथ साथ छोड़ेंगे तो? सुना तो करो यार पहले। हाँ, एक रिंग ले लो और एक सिलेंडर ले लो, साइकिल का टायर होता है वो ले लो रिंग, और एक सिलेंडर ले लो, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, वो भी हॉलो नहीं। तो कौन नीचे आएगा जल्दी? एक रिंग ले लो और एक सिलेंडर ले लो। रिंग के लिए बीटा होता है 1, सिलेंडर के लिए 1/2। चलो चेक करके बताओ कौन जल्दी नीचे आएगा। हर्ष सक्सेना, सविनय विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि अपनी चोंच को, अपनी हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा विराम दीजिए। सारे केसेस कराऊंगा, और जो तुम पूछ रहे हो उसका जिक्र मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। आपको याद है मैंने कहा था एक बॉडी, चल अभी दिखा देता हूं तुझे, देख। मैंने कहा था ऊपर लगाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स ऐसा कि फ्रिक्शन भी आगे ही होगा, और गवाह के तौर पर है जनता आज बैठी मेरे सामने। बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कहा था एक फोर्स लगाऊंगा इधर तो फ्रिक्शन पीछे, बीच में कहीं लगाऊंगा तो लगेगा ही नहीं फ्रिक्शन, और एक सबसे ऊपर लगा दूंगा तो फ्रिक्शन और ये दोनों सेम हो जाएंगे। बोला था मैंने, ठीक है? थोड़ा तसल्ली करो। चलो खैर, तो सारी बातों से हम लोग आगे आते हुए फटाफट और चीज़ें निकाल के लाते हैं। मिनिमम रफनेस सब मैं तुमको करा चुका हूँ। लाओ चलो अच्छा पूछ ही लेते हैं, देखते हैं क्या केस है। मिनिमम रफनेस ऑन इंक्लाइंड फॉर रोलिंग मोशन कर लोगे तुम? रफनेस कितनी होनी चाहिए कम से कम, ताकि आप रोलिंग यहां पे बना सकें? हालांकि बताया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं।
एक बार आ गया तुम्हारे सामने तो तुम फिर देख लो। mg sin थीटा fr, आपको म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि रोलिंग होती रहे। क्या आप निकाल सकते हैं? अरे कुछ नहीं करना है, mg sin थीटा fr को fr रहने देना, fr को फाइनली मतलब fr ना रहने देना, fr को तुम म्यू इंटू mg cos थीटा रख देना। चलो शुरू हो जाओ। आपको म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि रोलिंग हो जाए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बीटा mr स्क्वायर कंसीडर करें कृपया, जनरल। हर्षवर्धन, तुम इतने भक्ति भाव से देख रहे हो, ऐसा फील हो रहा है जैसे नंदी के सामने स्वयं भगवान शंकर तांडव कर रहे हैं। तांडव नहीं, तांडव तो गुस्से वाला होता है, नृत्य कर रहे हैं और आप उस नृत्य का हाथ जोड़ के भरपूर आनंद ले रहे हैं। अब तुम सारे जितने मेरे सामने बैठे हो सोच रहोगे कह किसको रहे, क्योंकि देख तो ना ये स्क्रीन की तरफ रहे ना ये हमारी तरफ रहे हैं। जिसको कह रहे हैं वो समझ गया है। पेन चला लो, काम कर लो थोड़ा। भक्ति भाव से गुरु को हाथ जोड़ के देखने से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। चलिए करिए। भोलेनाथ का एग्जाम्पल इसलिए दे क्योंकि आज भी मैं सारी रात जाग के, हाँ आज फिर मैंने देखा महादेव सनक गए। अकेला मैं नहीं, हमारे पूरा परिवार सनका हुआ है इस समय। मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, भाई साहब रात भर महादेव देखते हैं। डिज्नी हॉटस्टार पे पूरी वेब सीरीज पढ़ी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 4-4.5 दिनों में हम लोगों ने करीब 250 एपिसोड देख डाले। हाँ, कल तो हम लोग बताए थे 6 बजे सवेरे सोया हूँ, सो के उठा था, क्लास लेने आ गया मैं। तो मेरा मुंह ही बता रहा होगा, जब बड़ा निकला होगा ना। आप जब कहते हैं गुड नाइट लिखा था। हाँ, और कल रात भी मैं देख रहा था, तभी तो 2 बजे मुझे याद आया कि अनाउंसमेंट डाल दें भैया। अबे काम करो काम, बातें तो मैं करता ही रहता हूं, मैं बहुत बातें करता हूं। काम करते रहो भैया। म्यू मिनिमम के लिए कैलकुलेशन है। कल और परसों तो फ्री सब्सक्रिप्शन था। अबे साले, कैसे पता है? बेत वेद है कोई? इसके लिए आप काम कर रहे हैं, करते रहना। तुमने हाफ बीटा मान के चला है, एक काम करो, वापस हाफ को बीटा मान लो, तब बताओ। जो दिया उसी पे काम किया करो। प्रसून जोशी, पहली चीज़ तो वो नेटफ्लिक्स पे नहीं आता है, तुमको मैं बता दूं, डिज्नी हॉटस्टार पे आता है। और ये सब सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं, समझे। मैं रिचार्ज ये वाला कराता हूँ। भाई मैं बेसिक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि और कोई मुझे आंसर दे ही नहीं रहा है। मैं बातें करता हूँ तो मैं देखता हूँ तुम लोगों को कितना मज़ा आता है, आनंद आता है। और मैं इसीलिए बातें करता हूँ और इसीलिए टोकता भी हूँ कि बातों में मत खो, काम करते रहो। और क्या, पता लगा तुम जेईई पेपर देने गए और कहीं सरकारी स्कूल में फंस गया है, और वहाँ ऐसे टीचर आ गए जो बेचारे अपने घर के बच्चों पर, तुम बैठे बगल, हाँ सर सही बात है, आपके बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए सर। मेरे पापा सर बहुत डांटते हमको, पता है सर। हाँ हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। बताओ। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, बीटा ए नॉट बाय जी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस ए नॉट 1 प्लस बीटा का हो जाएगा। थोड़ी देर पेशेंस रखो, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए। म्यू नॉट साइन थीटा माइनस तुम्हारा एफ आर विल बी इक्वल टू व्हाट,
m इंटू ए नॉट लिया था, फिर एफ आर के लिए एक एक्सप्रेशन डाला था। ये तो हर बार कितना आता था अपना, बीटा एम ए नॉट, हर बार यही आता था। तो ये हुआ एम जी साइन थीटा और माइनस बीटा एम ए नॉट। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, ए नॉट ये आ गया। म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी ना ताकि रोलिंग हो जाए, तो एक काम क्यों नहीं करते हो, इस वाली इक्वेशन को पहले हटाओ जरा, तुम ये बनाओ सीधे सीधे एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू, या यही इक्वेशन तो आती थी हमारी, एफ आर इज इक्वल टू बीटा एम ए नॉट, है ना। तो इसको तुम रख दो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ऐसे ही किया था ना, हाँ बस तब ठीक है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा बीटा एम ए नॉट। अब यार रिप्लेसमेंट डालो तुम, और किस में डालो बताओ तुमको, ये एम ए नॉट को ये वैल्यू रख दो म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन बीटा, तुम एम ए नॉट को म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय बीटा ये रख दो, ये यहाँ पे उठाओ, यानी ये वाली वैल्यू ले जाओ इधर, ठीक। तो तुम्हारा जाके बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर की वैल्यू तुम डाल दो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय बीटा। तो ये तुम्हारा बनेगा एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। मुस्कान ये किया था, मुस्कान करो, क्या नाम है, अंजलि सक्सेना, यही किया था ना। जरूरत ही नहीं थी उसकी, ये देखो ना टेन थीटा में तुमको डायरेक्ट देगा ना, दिस विल बी 1 प्लस बीटा, इसको भी मैं एक बार और चेंज कर देता हूं, दिस विल बी 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, ये आ गया। एम जी से एम जी काट के घर भेज दो, तो tan थीटा म्यू टाइम्स 1 प्लस बीटा अपॉन, बस ये रिलेशन है तुम्हारा। और यहां से म्यू जो भी आएगा उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं करना, क्योंकि राइट साइड चल रहा है वो, ठीक है। मतलब म्यू जो निकालोगे, म्यू मिनिमम बोल सकते हो, नहीं पहले म्यू लिखूंगा मैं, म्यू तुम लिख सकते हो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स tan थीटा। तो ये जो निकाला ना, या तो इतना हो मिनिमम या इससे बड़ा हो। तो तुम्हारा जो जनरल वैल्यू है वो कह रहेगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा टाइम्स 1 प्लस बीटा और टाइम्स tan थीटा। इसका एग्जाम्पल भी तुम बना सकते हो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे फिक्स कर दो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे फिक्स कर दो, और म्यू मिनिमम क्या है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स tan थीटा है। 45 पे फिक्स हो जाएगा, tan वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा बनेगा। अब रिंग, डिस्क, खोखला, मतलब खोखला मतलब हॉलो शेल, सॉलिड सेल, सब उठा लो, अपना काम खत्म। समझ गए, हर एक के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम लोग को आ रहा है समझ में, पीछे पूछा था, ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। तुम्हारा क्या नाम मुन्ना, ब्लू शर्ट, अनिकेत हो तुम, मैं मिल चुका हूं तुमसे पहले ना, ठीक। चलो तुम्हारा क्या नाम है, शिखा की शिखा, शिखा है ना, हाँ शिखा तो नाम ही नहीं होता है। चलिए आते हैं कुछ, इसी को एक काम और करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी डीलिंग करते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट बेटा, ये कैलकुलेशन जो म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम के लिए सॉल्व किया है, तुम लोगों को समझ में आया, तुम लोगों को ऑनलाइन स्पेशली पूछ रहा हूं, समझ में आया पूरा बिना किसी डाउट के।
ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक केस तुम लोग को देता हूं। मान लो अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम तो काफी होगा अभी। पता है अगर ये नेट वेट का इशू ना होता, उसमें इंटरप्शन हुआ है क्लास में, मैं सोच के आया था कि आज ये खत्म कर देता मैं पूरा रोलिंग, और बिल्कुल 4 बजे तक बढ़िया निपट जाती अपनी। और इसका जो आखिरी वाला केस बनाया था मैंने, बहुत सही बनाया था यार, लेकिन कराऊंगा मैं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। मान लो ये कोई सरफेस है, अब इसमें एक चीज अगर मैं कर दूं, मान लो कि h हाइट पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, मास m, रेडियस r, यहां पे रफनेस है μ1 दोनों तरफ अभी नहीं लेंगे, सेम रफनेस डाल दी मैंने म्यू और म्यू की, ठीक है, और ये है स्मूथ। अब आपसे क्या कह रहा हूं कि इनिशियली इस बॉडी को मैं पकड़ के रखा हुआ था, यही वही है तुम्हारी कॉमन बॉडी। कॉमन बॉडी मतलब I इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर। तो इस बॉडी को मैं इनिशियल पकड़ के रखा हुआ था, मैंने छोड़ दिया, ये रफनेस में सफिशिएंट मान के चल रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, रोल करेगी, रोल करेगी, रोल करते 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 यहां आ गई, फिर ये आगे जाती रहेगी, फिर ये ऊपर चढ़ेगी। इस केस को तुमको देख के एक बात समझ में आ रही होगी कि जितनी हाइट से तुमने रिलीज किया उतनी ही हाइट पे यहां पे चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रीजन देख सकते हो भाई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे आप, लिखूंगा कुछ नहीं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, mgh बोलोगे, ठीक है। इधर हो गई तुम्हारी mgh, फिर नीचे आई पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। आप कहोगे नहीं सर ये जो सेंटर होगा ये तो स्मॉल, भाई ये बॉडी जब नीचे आ जाएगी तो ये सेंटर आप देखो स्मॉल r की हाइट पे रहेगा, तो आप कहोगे नहीं सर 0 कैसे हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने हाइट के कंपैरिजन में। क्या चीज, नहीं मान लो, मुझे कोई बुराई नहीं है, उसी हिसाब से फिर कैलकुलेशन आपके थोड़े से कठिन हो जाएंगे। रीजन बताऊं, फिर आप यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं बोल पाओगे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे mg, बना ही देता हूं ना, ये छोटा सा गैप देख रहे हो, ये हाइट कंसीडर करनी पड़ जाएगी आपको। और अगर ये थीटा लिया है तुमने तो ये थीटा होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा कॉस थीटा, mgh प्लस r कॉस थीटा, है ना। तो मैं वही कह रहा हूं, तो जरूरत क्या है लेने की भाई, जबरदस्ती सरदर्द कभी नहीं पालना चाहिए। सुकून की जिंदगी बिताओगे तो जिंदगी स्वर्ग बनी रहेगी, नहीं फिर स्वर्गवासी होते देर नहीं लगती है। समझ गए बालक। तो मैं आर पे ही इसका रेफरेंस मान लेता हूं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh। अब यहाँ पे जब ये रोल करेगा तो यहाँ दो तरह की इसकी एनर्जीज आपको मिलेंगी, एक मिलेगी हाफ mv², एक मिलेगी हाफ i ω², ठीक। फिर जब आएगा तो यहाँ फिर से रोलिंग करेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू r ω यहाँ मेंटेन ही रहेगा, बिकॉज लास्ट तक ये रोल करता हुआ चला आया। यहाँ रोलिंग मेंटेन रहेगी, ऊपर चढ़ेगा, यहाँ भी रोलिंग मेंटेन रहेगी, टोटल में 0 लॉस ऑफ एनर्जी होगा, बिकॉज रोलिंग अगर मेंटेन है और रोलिंग फ्रिक्शन मान लो लग भी रहा है तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। हाइट सेम हो गई। हल्की सी इस कंडीशन को मैं बदल रहा हूं, बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखना क्या। और पूछूंगा आपसे ही मैं, एक हो गया म्यू, एक हो गया μ1, ठीक। और पहले केस के अकॉर्डिंग आपको दिया म्यू लेस देन μ1। आप मुझे h और h डैश का रिलेशन बता सकते हैं? h1 बोल दिया। आप मुझे h और h1 मतलब h इज ग्रेटर देन h1 या h इज लेस देन h1?
हर्ष सक्सेना ने दिया है H1 लेस देन H। बेटा कैपिटल H मैंने कहीं नहीं लिखा है मुन्ना, एक जगह स्मॉल h है, एक जगह H1 है। और मेरा प्रश्न ये है कि इफ म्यू इज लेस देन म्यू1 देन H और H1 में क्या संबंध होगा आपस में? H इज ग्रेटर देन H1 या H इज लेस देन H1? ये पूछ रहा हूं। हाँ भाई, आप पीछे से कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? H1 बड़ा होगा, H छोटा होगा। H1 बड़ा होगा, H छोटा होगा। और उसके पीछे वाली बेंच से कोई आवाज बोलो। H1 बड़ा होगा, H छोटा होगा। और सबसे पीछे कोई आवाज? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? है? अबे दोनों बराबर होंगे यहाँ। कैसे तुम लोग मतलब बिना सोचे समझे क्यों आंसर करते हो भैया? एक बात बताओ, मैंने एक कंडीशन दी म्यू लेस देन म्यू1 ना, तो अगर इस म्यू के कंडीशन में रोलिंग हो रही तो म्यू1 तो और बड़ा है उससे। बात मेरी समझ में आई? अरे म्यू लेस है म्यू1 से, तो अगर म्यू में रोलिंग हो रही है तो ये रफनेस तो और ज्यादा है, यहां तो रोलिंग होके रहेगी यार। मानते कि नहीं मानते आप? सोचना वहां आपको पड़ता है। अगर मैं कहता म्यू1 इज लेस देन म्यू, वहां आपको सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? हर सक्सेना देखो, सबने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, अकल का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। सर पूछ रहे हैं बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो कुछ ना कुछ होगा। अबे ऐसा भी तो हो सकता है कि बराबर हो, का है ना? तुम क्या सोच रहे थे? देखो ये ना कहीं ना बराबर में फोड़ डालेंगे तुमको हम। हाँ, मेरी बात समझ में आई भैया? अगर ये वाली रफनेस इससे बड़ी है और यहाँ रोलिंग हो रही है, तो 1000% श्योर हो जाना कि अगर यहाँ रोलिंग हो रही कम म्यू की वैल्यू पे, तो ज्यादा म्यू की वैल्यू पे तो यार होगी ही होगी रोलिंग। उसको कहाँ आप रोक सकते हो? मानते हैं ना आप? हाँ, एक चीज मैं दे रहा हूं, मैंने दिया नहीं था तुमको, ये थीटा और ये थीटा सेम है, ठीक? चलिए और आपको दिखाऊं। केस नंबर 2, म्यू1 लेस देन म्यू2। अच्छा अब बता दो, म्यू2 नहीं सॉरी, म्यू1 लेस देन म्यू। अच्छा अब बता दो, ये लिख रहा हूं H और H1। ये जो मैं एक ओवल बनाया हुआ है, इस ओवल के अंदर कौन सा साइन आएगा? ये क्या चीज लगा रहे हैं? इससे होगा क्या? अच्छा तो कुछ नहीं होगा तो अभी काहे कर रहे हो फिर? नहीं, हम डाल रहे हैं नाम है। ग्रेटर देन, अखिल ने आंसर दिया। मतलब अखिल बाबू कह रहे हैं कि ये साइन आएगा। बोलिए क्यों? इन लोगों से तो नहीं पूछ सकता क्यों? तुम तो सामने हो, तुमसे पूछ सकता हूं क्यों। चलो बताओ। आसानी से हो जाएगी, सपोर्ट करेगा फिर उसको। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ आएगा तो क्या होगा? नहीं, साफ साफ बोलो, खाओ नहीं अपने वर्ड्स। जब नहीं समझ में आता ना तो आदमी अपने आधे शब्द खा जाता है। वो सपोर्ट नहीं करेगा तो पूरी हाइट रहती है। सपोर्ट नहीं करेगा ना? अंजलि सक्सेना हमारे बीच में उपस्थित है, उन्होंने कहा है कि सर जब ये म्यू वाले सरफेस से आएगा तो रोल करता हुआ आएगा। देखो मैं तुम्हारी बात बोल रहा हूँ सर, ये तो स्मूथ है, इसका कोई कहानी नहीं है। फिर सर देखिए म्यू कम है तो ये रोलिंग में सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा है, ऐसा मान लेना। हालांकि इस म्यू पे तुम्हें कंडीशन निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर यहाँ रोलिंग हो रही हो और ये म्यू छोटा हो तो यहाँ रोलिंग नहीं होगी, है ना? तो फर्स्ट अगर रोलिंग हो गई ना तो हाइट भी उतनी ही जाएगी, ये सुन लो पहले।
पहले वाले केस में क्या था, जब ये म्यू बड़ा था रोलिंग हो रही थी ना, 1000% रोलिंग हो रही थी, तो जब एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ, तो जब ये बॉडी रुकेगी तो इसके पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी जो किसके बराबर होगी, इनिशियल के बराबर। अभी जब लॉस ही नहीं हुई एनर्जी और फाइनल एनर्जी पोटेंशियल में ही दिखनी है, तो वो तो इनिशियल के बराबर ही दिखेगी। ठीक है, तो बड़े वाले म्यू बड़ा है इससे, μ1 ग्रेटर देन म्यू में, तो सोचने नहीं पड़ा था। लेस देन वाले कंडीशन में जब न्यूमेरिकल फंसेगा तुम्हारा, कैसे फंसते ये भी मैं तुम लोगों को बता दूं, ये ज़्यादातर मैचिंग कॉलम में देते हैं, आपको दे देगा ऐसे एक फिगर बना के और 4-5 ऑप्शन दे दे, कहेगा मैच करो, बैठ के झूलते रह जाओगे। तो बड़ा है तो तुम्हें हाइट तो तुम सेम मैच करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये छोटा है तो क्या इस म्यू पे रोलिंग होगी कि नहीं। म्यू का कैलकुलेशन किस दिन के लिए सिखाया मैंने, मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर इस म्यू पे भी रोलिंग हो रही है तो हाइट सेम होगी। ठीक, अब ये मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर अब इस म्यू पे रोलिंग नहीं हो रही है तो हाइट का क्या रिलेशन, मतलब अब मैं आपको श्योर कर रहा हूं। तुम लोग भी बात सुनो, जो ऑनलाइन हो आप लोग भी बात सुनो, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं अब मैं आपको इस बात पे श्योर कर रहा हूं कि ये रोल करता हुआ आएगा, स्मूथ सरफेस पे रोल होगा ही होगा, v = r ω बना ही रहेगा। यहां पे रोलिंग नहीं हो रही है, ये म्यू सफिशिएंट नहीं है रोलिंग के लिए, चलो दिया तुमको, यहां रोलिंग नहीं हो रही। अब बताओ H और H1 के बीच में जो ओवल बना है, इसके बीच में साइन क्या आएगा, ग्रेटर और लेस। मुझे रीजन समेत आंसर करिएगा अखिलेश बाबू। पोटेंशियल एनर्जी से हम सुन रहे हैं, 10 पोटेंशियल एनर्जी जो लेगा उतनी यूज करेगा इधर ऊपर जाने में, तो उधर हाइट ज्यादा होगी तब इधर ज्यादा रफनेस को ओवरकम करेगा। फर्जी एनर्जी लॉस होगी क्यों होगी? रफनेस ज्यादा है। एक आंसर फिर से दिया अखिल, तुम्हारा ये अभी वाला आंसर है या पहले वाला आंसर है? नहीं, अभी पहले वाला है ये तो। हाँ बोलो बेटा। रफनेस की वजह से सर काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगी। सही है। देखिए सुनो ध्यान से, अगर यहाँ रोलिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉडी का कांटेक्ट सरफेस होगा ये स्लिप करेगा, स्किड करेगा। अब ये बात की बात है कि आगे स्किड करेगा या पीछे स्किड करेगा, लेकिन यहाँ स्लिपिंग होगी इस पॉइंट पे, जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ना 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 ना, जो आपको ये ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है, अब मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ रोलिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट स्लिप करेगा, नो डाउट। स्लिप करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, खत्म कहानी, एनर्जी लॉस हो गई ना। तो इसका मतलब जब ये रुकेगा कहीं पे भी तो उसके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी जितनी पहले थी, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो गई है ना, तो कुछ कम हाइट पकड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी लॉस होने के बाद जो बचेगी उसी की वजह से तो हाइट मिलेगी ना, तो हाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये साइन आएगा, ठीक है। फिर से सुनो, एक अंतिम केस इसका, यहां म्यू दिया, यहां 0, यहां भी 0। अब बता दो होगा, गा गी गे, कृपया ना बोले, क्लियर बोलो, फिक्स बात मुझसे, यही होगा, सोच के बोलो। टाइम दे रहा हूं ना प्रॉपर, मैं सोचने का आपको टाइम दे रहा हूं काम करने का। हाँ जी, मैंने कब कहा रोलिंग होगी? मैंने बोला? नहीं बोला ना कि रोलिंग होगी, मैंने तो नहीं कहा। चलो आपने बोला, मैं इस बात को ओपन कर दे रहा हूं, भैया इस सरफेस पे रोलिंग नहीं होगी। अब ठीक, सबने सुन लिया। तो सर बॉडी ऊपर जाएगी? बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? VCM नहीं है क्या उसके पास? देखिए, मैं जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, मैं उस डिस्कशन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ पूरा। धीरज, जिनका नाम अक्सर कमेंट्स में देखते रहते होंगे आप, तो धीरज जी कह रहे हैं रोलिंग नहीं होगी तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है भाई, रोलिंग नहीं होगी, लेकिन ये VCM तो मौजूद होगा ना, ये लेके जाएगा ना बॉडी को ऊपर। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चलो
अब क्या होगा फिर? पता है आंसर ना मैं 10 सेकंड में दे सकता हूं, लेकिन मैं 10 सेकंड में आंसर दूंगा ना तो तुम अगले 50 सेकंड में भूल चुके होगे कि रीजन क्या था। इसलिए मैं टाइम देता हूं, एक एक चीज को टाइम देता हूं आप लोगों के साथ। अगली क्लास का टारगेट सुन लीजिएगा, रोलिंग की पूरी थ्योरी खत्म करने के बाद कुछ बहुत ही तगड़े टाइप के सवाल लगवाऊंगा मैं आपसे। अबे पहले बात सुनी जो हम बोल रहे हैं, क्या बोला मैंने? अगली क्लास में जो थ्योरी का पोर्शन बचा है वो कराने के बाद कुछ काफी तगड़े टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो कृपया क्लास ना मिस करें, ठीक है? हाँ अब बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? एनर्जी लॉस तो होगी नहीं सर, तो हो सकता है उतनी हाइट पकड़ नहीं होगा उतनी हाइट, और बताओ, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, यही तो प्रश्न है, इसीलिए तो पूछा। और ये बहुत, पता है आपको सच बताऊं, ये बहुत गजब का मैचिंग कॉलम मैं बना के दे दूं। अगर मतलब मैं क्वेश्चन फ्रेम करने पर आ जाऊं तो बहुत अच्छा सवाल इस पे बना सकता हूं, सीरियसली। कम से कम 4-5 चीजें तो डिस्कस कर ही चुका हूं ना, तो A B C D E F तक ले जाऊंगा मैं इसमें मैचिंग, सच्ची आई शपथ। फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। सक्सेना साहब, जब इस सरफेस पे बेटा रफनेस ही नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0 दिया, तो फ्रिक्शन कहां से लग जाएगा? मुस्कान ने क्या कहा? शायद वहां भी कुछ रोक नहीं रहा, म्यू नहीं है तो बॉडी चलती रहेगी। चलती कैसे रहेगी? एक बात बताओ, बॉडी में ऐसे डिस्कशन में हमको बहुत मजा आता है। बॉडी में mg साइन थीटा का रिटार्डिंग फोर्स लगेगा जब बॉडी ऊपर जाएगी। अबे 100% एक हाइट पर रुकेगी। हाँ, h1 लेस देन h। बताइए क्यों सर? उधर जो मास का कंपोनेंट से आ रहा होगा तो सपोर्टिंग में होगा, उधर अपोज में है फोर्स के BCM के, अच्छा तो कम हाइट ट्रैवल कर पाएगी। नहीं, रीजन गलत है तुम्हारा। चलो आंसर दिया h1 लेस देन h, आंसर दिया h1 लेस देन h, बट तुम्हारा रीजन गलत है, 100% गलत है। आंसर ये भाई, अब तो सोचो, चलो यार मैं बोल देता हूं, बहुत हो गई पहेलियां। h1 लेस देन h इसलिए होगा क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ेगी तो इसका केवल ट्रांसलेटरी मोशन कम होगा, इसके रोटेटरी मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैक्सिमम हाइट पे जब इसका VCM 0 होगा तब भी ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी। क्यों? क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके ओमेगा को खत्म करने वाला। मेरी बात समझ में आई? इस वाली चढ़ाई पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है जो इसको टॉर्क प्रोड्यूस करा पाए रिटार्ड होने के लिए। तो इसमें परमानेंट चढ़ते समय अगर इसके पास में कोई एक ओमेगा था तो यही ओमेगा परमानेंट मेंटेन होगा, और जब ये टॉप हाइट पे चली जाएगी ना उस समय भी इसके पास एक ओमेगा होगा। यानी एट पीक, यानी एट टॉप हाइट इसका VCM 0 हो जाएगा, बट इसका ओमेगा नॉन जीरो होगा। तो जब ये रुकेगी तो इसके पास दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 और एक होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। If mu1 is equal to 0 at h is equal to h लिखूंगा ही नहीं मैं, at h1 the angular velocity of the body will not इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि इसको 0 करने के लिए कोई कॉज ही नहीं मौजूद होगा। आप बताइए, फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो टॉर्क कहां से आएगा? तो एक बार जिस ओमेगा से इसने चढ़ना शुरू किया, V0 भले कम होता जाएगा लेकिन ओमेगा वही मेंटेन रहेगा।
रोलिंग तो हो नहीं रही है कि आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा की कंडीशन को मेंटेन करिए। मेरी बात समझ गए? तो H1 पे इसके पास एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलता हूं लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज EI एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सपोज टू बी EF, तो मैं EF लिखने जा रहा हूं। EF आप लिखोगे mgH1 प्लस हाफ I मतलब बीटा mr स्क्वायर ओमेगा। तो mgH1 प्लस है और पहले एनर्जी कितनी थी? समझ गए? तो जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो mgH1 विल बी mgH माइनस हाफ ये वाली एनर्जी इधर आ जाएगी ना। तो ऑब्वियस ही बात है H1 कम होगा ना फिर H1 से, H से। बात समझ में आई तुम लोगों को? ये पॉइंट घुसा दिमाग में कि इसका ओमेगा 0 करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। तो मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि एक मोमेंट के लिए स्टॉप करेगी, उसके बाद ये नीचे आएगी, लेकिन जहां पे स्टॉप करेगी H इज इक्वल टू H1 पे, वहां ये ऐसे घूमती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, और ये ऐसे ही घूमते हुए नीचे आएगी फिर, यानी कि फॉरवर्ड स्लिपिंग नीचे भी आ रही है और ये ऐसे घूम भी रही है। लेकिन फॉरवर्ड स्लिपिंग का मोशन पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। राइट? समझ में आई बात? क्लियर है? इसी केस को आगे बढ़ाऊं थोड़ा, एक आखिरी चीज है। हाँ बोलो। कब है? बच गए? नहीं, एक छोटी सी चीज मुझे सिर्फ ये बता दो, सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू 0 तो ले ही लिया था, ये भी पता कि पीक हाइट पे घूमती हुई, समझ गए ना? फिर ये नीचे भी आएगी घूमती हुई, फिर ये उल्टा ऐसे घूम रही होगी, है ना, और आ इधर रही होगी, तो इस पे जब वापस चढ़ेगी तो बैकवर्ड स्लिपिंग मारेगी, यानी कुछ देर के बाद रोलिंग शुरू होगी। ये मानते हैं आप लोग? मानते हैं ना? तो मुझे ये बता दो कि क्या वो इस H हाइट तक चढ़ेगी या इससे छोटी हाइट पर रुक जाएगी या इससे और ऊपर निकल जाएगी? तब कुछ कम हाइट पे आकर रुकेगी, मतलब फाइनली उधर से यात्रा तय करके जब ये यहाँ पे रुकेगी तो ये यहीं कहीं आके स्टॉप करेगी। वजह, पहले स्लिपिंग करेगी, उसके बाद रोलिंग पकड़ेगी। स्लिपिंग करेगी तो एनर्जी लॉसेस हो जाएंगे, और अगर एनर्जी लॉसेस हो गए तो फिर वो हाइट कैसे मेंटेन होगी? समझ में आई बात आपको? तो ये था पूरा खेल इसका। ठीक है, तो चलिए आज फिर ख़त्म करते हैं।